चलिए guys, good evening again. Now let's start with the new topic of the business profession chapter, section 32, that is depreciation. The very important topic for this chapter. Now depreciation जो हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहां पर डेप्रिसिएशन का तरीका थोड़ा सा अलग है, कैजुअल नहीं है बट अलग है. ठीक है, यहां पर एसएलएम मेथड भी अलाउ किया गया है कुछ कंपनीज को रिटर्न डाउन वैल्यू भी अलाउ किया गया है, उसके हिसाब से यहां पर कंप्यूटेशन होगा. अब बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के रिगार्डिंग जो भी अलग खर्चे थे वो हमने डिस्कस किए सेक्शन 31 के अंदर. 32 इज टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन. तो यहां पर पहले असेट को दो हिस्सों में बांटा गया है. फर्स्ट इज अबाउट टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स. टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. टेंजिबल में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर्स एटसेट्रा के बारे में. इंटेंजिबल के अंदर आपको नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कोई भी इंटेंजिबल जो भी आपकी असेट्स है वो सारे के सारे. इवन कॉमर्शियल राइट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज असेट, तो उस पर भी आपका डिप्रिसिएशन आएगा. ठीक है, बिजनेस कॉमर्शियल राइट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन. अब गुडविल को रिसेंट अमेंडमेंट है ये, नॉट फॉर दिस फाइनेंस एक्ट बट थोड़ा पुराना है. इतने सालों तक गुडविल पर डेप्रिसिएशन अलाउड था. फिर इनकम टैक्स को लगा कि यार गुडविल डेप्रिशिएट थोड़ी ना होती है. जैसे ही साल बढ़ते जा रहे हैं गुडविल हमेशा अप्रिशिएट होती है, वैल्यू बढ़ती है उसकी. तो उसके बाद यहां पर गुडविल पर से डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है. सो गुडविल और बिजनेस और प्रोफेशन की अगर कोई गुडविल है तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा नहीं. नेक्स्ट इज अबाउट बिल्डिंग. बिल्डिंग मीन्स सुपर स्ट्रक्चर. अब उसके डेफिनेशन में अभी नहीं जा रहा हूं. बिल्डिंग का मतलब आप जानते हो क्या होता है. ठीक है, ईंट, पत्थर, सीमेंट वगैरह एटसेट्रा. लेकिन हाँ, यस, लैंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड. लैंड पर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे हम लोग. अगर लैंड की वैल्यू बिल्डिंग में इंक्लूडेड है तो हम लोग लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू को उस वैल्यू में से हटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का बिल्डिंग है, उसमें 40 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू है लैंड की, तो हम लोग 40 लाख को हटा देंगे और डेप्रिसिएशन हम लोग कंप्यूट करेंगे ओनली ऑन 60 लैक्स. नेक्स्ट, प्लांट मीन्स व्हाट? प्लांट इंक्लूड्स द शिप्स, व्हीकल, बुक, साइंटिफिक apparatus, surgical equipments, etc. The expression plant includes a part of the plant also. मतलब स्पेयर पार्ट के भी इसमें यहां पर कंसीडर किया गया है, उसका भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा. However, the word plant does not include animal, human body, stock in trade. Thus, the plant include all goods and the chattels, fixed, movable, which a businessman keeps for employment in his business with some degree of the durability. तो इसको क्या बोला गया है यहां पर? प्लांट्स बोला गया है. अब यहां पर प्लांट की डेफिनेशन में ह्यूमन बॉडी को इंक्लूड नहीं किया गया है. अब एक केस था जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. हमने सेक्शन 31 पढ़ा कि जिसमें आपको प्लांट के रिगार्डिंग अगर कोई खर्चा आपका होता है, रिपेयरिंग वगैरह, तो आपको अलाउ किया जाता है. अब शांति भूषण एडवोकेट वर्सेस सीआईटी, दिल्ली हाईकोर्ट का केस. क्या हुआ उसमें कि भाई उन लोगों ने एक हार्ट का सर्जरी करवाया एंड दैट पर्सन हैज क्लेम्ड सर्जरी एक्सपेंडिचर एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर. इनकम टैक्स को बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे तुम लोग ये पर्सनल खर्चा अपना क्लेम कर सकते हो. तो शांति भूषण जी बोले भाई काई का पर्सनल किसका बात का भाई, ये जो हार्ट है मैं अपना प्रोफेशन चला रहा हूं. ठीक है, कोर्ट में जब बहस करता हूं ये सब फंक्शनिंग करने के लिए भी मेरे को हार्ट की जरूरत होती है ना. अब मैटर गया हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट ने उसको बुलाया कि जरा सुन मेरी बात, अगर तुम किसी भी चीज को प्लांट वगैरह बोलते हो या उसके ऊपर तुम्हें डेप्रिसिएशन चाहिए तो उसकी वैल्यू आपको डिसाइड होना, पता होना जरूरी है ना. उसने बोला हां. क्या आप अपने हार्ट की वैल्यू बता सकते हैं? उसके पास कोई आंसर नहीं था. राइट. दूसरा,
क्या ये जो प्लांट वगैरह था, क्या आपके एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए ही है? क्या ये प्लांट आपने अपने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है? उसका भी जवाब नहीं था। वॉज इट फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर योर बिजनेस? उसका भी आंसर नहीं था। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई ये जो मेरा दिल धड़कता है खाली अपनी प्रैक्टिस के लिए धड़कता है। शाम को ऑफिस बंद, हार्ट को बंद कर दिया, घर जाके वापस सो गए, वापस सुबह 10 बजे आए, वापस हार्ट को चालू किया। उसके तो कोर्ट ने यह भी पूछा, क्या आपका दिल खाली आपके प्रोफेशन के लिए धड़कता है या किसी और के लिए भी धड़कता है? इन सबका आंसर आया नो सर। तो कोर्ट ने बोला निकलो यहां से अब, ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो एक तो बैलेंस शीट में आपने बताया नहीं इसको, आपको वैल्यू पता नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, देन हाउ कैन यू क्लेम एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग दिस प्लांट एंड एटसेट्रा। ठीक है, सो ऐसे भी यहां पर आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल सकते हैं। नाउ बट अच्छा है ना, केस लो में मजा आता है नहीं? वैसे भी दूसरे के झगड़ों में हमें बहुत मजा आएगा। चलिए अब आगे, मैंडेटरी डिडक्शन है, डेप्रिसिएशन आपको लगाना कंपलसरी है। मान लो एक बार ऐसा हुआ कि इस बार मेरे प्रॉफिट मेरे को खाली हुआ है 2,50,000 का, ठीक है, विद इन अ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 3 lakhs। तो मैं बोले काम करते ना, इस बार डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हैं, अगले साल डेप्रिसिएशन मुझे ज्यादा मिलेगा। मान लो मेरे 10 लाख की असेट है और 10% का रेट है, तो इस बार मैं 1 लाख माइनस नहीं करता हूं, जाने दो इस बार, ठीक है, 2.5 लाख का प्रॉफिट ऑफर कर दो, कोई इश्यू नहीं मेरे को, तो वैसे भी टैक्स नहीं भरना है। अगले साल मान लो मेरे को 7 लाख का प्रॉफिट हुआ और उसमें मैं क्या करूंगा, आप सीधा 1 लाख डेप्री ले लूंगा। इनकम टैक्स बोलता है ऐसे नहीं, तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, अगर वो डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब रहता है, तो तुम इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे। लेकिन 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 डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट ईयर आई कैन नॉट टेक ओवर हियर 1 लाख रुपीज ऑफ 10 लाख, आई नीड टू कंप्यूट व्हाट, इट विल बी 90,000। कैसे? 10 लाख का असेट था, फिर इस साल का डेप्री कितना जाएगा, 1 लाख, तो बचा कितना, 9 लाख। अब 9 लाख का 10% कितना होगा, 90,000 रुपीज। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी, ये आपको कंप्यूट करना कंपलसरी है। उसके बाद आगे बात पड़ी है पुट टू यूज। अब है ना, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। फर्स्ट इज अ ओनरशिप ऑफ द असेट, यू मस्ट बी ओनर ऑफ द असेट, और दूसरा है कि आप उस असेट को बिजनेस के लिए यूज करते होने चाहिए। ओके, नाउ सी, ओनरशिप की बात करें तो असेट मस्ट बी ओन होनली और पार्टली बाय द असेसी। हो सकता है आप को ओनर भी हो सकते हो इसके केस में। When the assessee carries on a business or profession in a leasehold building, he is not the owner of the building, but he is entitled to claim depreciation in respect of the capital expenditure incurred by him on a construction। अब ये क्या बोलना चाहता है मैं आपको समझा देता हूं। लुक, मान लो ये ऑफिस मैंने रेंट पे लिया हुआ है, पूरा क्लासरूम, ठीक है। अब जब मैंने रेंट पे लिया था तब यहां पर कुछ नहीं था, एकदम फ्लैट सरफेस था, पूरा नेकेड था ऑफिस। अब मुझे यहां पर पार्टीशन करवाना था भाई, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, डायरेक्टर का केबिन, मेरा केबिन, बराबर ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, फैकल्टी का एरिया होना चाहिए, ठीक है, पेंट्री होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने यहां पर पार्टीशन जो था मैंने वहां पर करवाया। अब देखो, ऑफिस मेरे ओनरशिप का नहीं है, तो जो ऑफिस की वैल्यू है वो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो ऑफिस की वैल्यू पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर। ओके, तो ओनर कौन है? ओनर है लेसर। सर लेसर कैसे क्लेम कर सकता है? लेसर तो अपने बिजनेस में यूज नहीं करता है। लेसर का काम क्या है? लीजिंग ऑफ द बिल्डिंग्स, और उस बिजनेस के लिए ही वो बिल्डिंग का यूज कर रहा है। सो लेसर कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑल्सो। ठीक है, ये एक आपको यहां पर मिलेगा, जजमेंट है सीआईटी वर्सेस आईसीडीएस लिमिटेड का, सुप्रीम कोर्ट का, कि लीज होल्ड बिल्डिंग पे कौन क्लेम करेगा? लेसर। लेकिन मैं कौन सी वैल्यू पर क्लेम करूंगा कि अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया है, ये जो पार्टीशन वगैरह करवाए, जो फर्नीचर तो अलग से ट्रीट होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है, यहां पर जो पार्टीशन करवाया, फ्लोरिंग करवा दिया मैंने, ठीक है, ये सब पर मान लो उसकी कॉस्टिंग हुई 40 लाख रुपए,
तो आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दिस 40 lakhs रुपीस। समझ में आया? 1 करोड़ का ऑफिस है, मुझे ऑफिस पे डेप्री क्लेम नहीं करना है, मुझे खाली उस स्ट्रक्चर जो 40 लाख का बनाया हुआ है उस पर मुझे क्या करना है, डेप्री क्लेम करना है। दूसरा है, इन केस ऑफ असेट परचेस्ड ऑन हायर परचेस बेसिस द हायर विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। अब हायर परचेस में आपको पता होगा कि ओनरशिप है ना लास्ट में ट्रांसफर होती है। मान लो कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी हुई है, कोई बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है और हायर परचेस पे मैंने परचेस किया हुआ है, तो हायर परचेसर जो भी मेरा होगा उसके नाम सॉरी जो प्रॉपर्टी जो ओनरशिप का ट्रांसफर होगा लास्ट में, जिसने प्रॉपर्टी सच में परचेस किया हुआ, जो यूज कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, उसके नाम पर प्रॉपर्टी कब होगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब। ठीक है, तब तक ओनरशिप जो जिसने पैसा दिया हुआ है उसके नाम पर रहता है। ठीक है, तो दो ऑन पेपर आई एम नॉट ए ओनर बट आई कैन ऑल्सो क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन दिस, राइट? सो हायर परचेस बेसिस द हायरर shall be entitled to claim the depreciation from the year in which the asset taken on hire। मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट तक वेट नहीं करना कि जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ओनरशिप मेरे नाम पे होगी उसके बाद मैं डेप्री क्लेम करूंगा। आंसर इज नो, राइट? नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग असेट और गिवन ऑन लीज, जो मैंने बात कर ली आपको, यूसेज की बात कर लेते हैं पहले। असेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, यूसेज जरूरी है बिजनेस पर्पज के लिए। आप जिस घर में रहते हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, इट इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, देन आप उस केस में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड, asset must be partly used for the purpose of business and partly other purpose, सेक्शन 38 अगेन, राइट? तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। ये चीज हमने सेक्शन 30 और 31 दोनों में देखा था। ठीक है, asset must be put to use during the previous year, मतलब आपने जिस साल में put to use किया उस साल में आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मशीनरी मंगवा के रखी है, वो अभी तक एकदम पैक पड़ा हुआ है, अनबॉक्सिंग अभी तक उसका हुआ नहीं है। मैंने मशीनरी मंगवाई 28 फरवरी 28 फरवरी 24 को, ठीक है, और मैंने यूज करना चालू किया उसको 15 अप्रैल 24 को। तो यहां पर ये था 23 24 इस साल में अलाउड नहीं होगा, लेकिन 24 25 इस साल में मेरे को डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। जिस साल में पुट टू यूज होगा उस साल में आपको अलाउड होगा। सिंपल सा रूल है। ठीक है, खाली खरीदना इज नॉट नेसेसरी। यूज इंक्लूड्स पैसिव यूज, ऑल्सो केप्ट रेडी टू यूज, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, एक्सप्रेशन यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था कि मान लो मैंने कोई मशीनरी थी मेरे पास, मैं उसको पिछले 10 सालों से यूज करता आया हूं, सो दैट मशीनरी वाज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। आदि वो मेरे ब्लॉक का हिस्सा है, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, मशीनरी को मैंने बंद करके साइड में लगा दिया हुआ है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया है फ्रॉम द एक्टिव यूज। तो दैट मशीनरी शुड बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड शुड आई कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन दैट? आंसर इज यस। सीआईटी वर्सेस यामाहा मोटर्स में ऐसा बात हुआ था यहां पर कि इफ with respect to discarded machinery would mean the use in the business not only in the relevant previous year but also in the earlier year also। पहले भी अगर मैं इसका यूज कर चुका हूं तो फिर उस केस में भी यहां पर ये कंसीडर किया जाएगा। discarded machinery may not be actually used in a relevant previous year but the depreciation can be claimed as long as it was used for the purpose of business in the earlier years provided block continues to exist। तो हमने जो ऊपर यहां पर ये पढ़ा था ना, ये कि जिस साल में आप पुट टू यूज करते हो फिर यूज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये उसका एक एक्सेप्शन यहां पर हुआ कि पिछले साल में आप उसको यूज कर चुके हो, अब वो डिस्कार्ड करी है आपने, तो भी उसका डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा बिकॉज उसकी वैल्यू इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द ब्लॉक, राइट, और ब्लॉक भी कंटिन्यू है। इतना क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें बात करनी है दैट वाज ऑल अबाउट पुट टू यूज। ये वाला हमने ऐसा पढ़ा कि असेट मस्ट बी पुट टू यूज, तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने पुट टू यूज किया है 180 डेज से कम, लेस देन 180 डेज, तो उस केस में लेस देन 180 डेज, सर एग्जैक्ट 180 हुआ तो, एग्जैक्ट अगर 180 होता है तो उस केस में आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा।
तो यहां पर आप ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये बाउंड्री वाला मैटर आए ना कि लेस देन इक्वल टू, उसमें ज्यादा श्योरिटी ले लेना। बिकॉज क्या होगा कि एग्जाम में मान लो आपने कंप्यूट किया और आपका यूसेज है एग्जैक्ट 180, अब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूं यार, इस साइड जाऊं फुल के हाफ, अब फुल आपके चक्कर में अपने मार्क्स फुल या हाफ हो जाएंगे। ठीक है, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। जब भी ऐसे बाउंड्री वाला मैटर आएगा तब क्लैरिटी ले लेनी चाहिए ऑलवेज। 179 पे हाफ, 180 पे फुल, सिंपल। क्लियर हो गया। अब जनरली यहां पर अगर हम तारीख की बात करें तो असेट का पुट टू यूज का तारीख आएगा नियरली गांधी बापू के आसपास, 2 अक्टूबर के आसपास, जनरली 4 या 5 अक्टूबर। जब भी ये 4-5 अक्टूबर वाला मैटर आए, 3-4-5 अक्टूबर के आसपास का, तभी कंप्लीट करने बैठने की जरूरत है। अगर 6 अक्टूबर के बाद है तो आराम से आंख बंद करके हाफ डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक है, और अगर उससे पहले है तो फुल डेप्री ले लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसी बात करें कि अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ, और 180 या उससे ज्यादा है तो फुल, सिंपल। ऐसी बात यहां पर करी है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज दोनों सेम ईयर में इवेंट हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। लुक, यहां पर देखो, असेट अक्वायर करी मैंने 1 जून 2023 को। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? 2023-24। पुट टू यूज किया मैंने 10-10-2023 को, मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है, बोथ इन अ सेम प्रीवियस ईयर। सो इस साल में यहां पर 10 अक्टूबर को मैंने पुट टू यूज किया है, मतलब लेस देन 180 डेज हुए। सो एक्विजिशन and put to use both happens in a same previous year, so that I can claim the depreciation in a 23-24 itself, and that is a half of the depreciation. लेकिन जो प्लेन लैंग्वेज थी उसमें से था acquired and put to use। अब यहां पर ऐसा हुआ कि acquire किया है 1 जून को 2023, तो ये प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 23-24 हुआ, ये प्रीवियस ईयर, बराबर। पुट टू यूज हुआ है 10 अक्टूबर 2024, ऑलमोस्ट एक साल के बाद, मतलब यहां पर प्रीवियस ईयर चेंज हो गया, प्रीवियस ईयर आ गया 24-25, मतलब एक्विजिशन इन अ डिफरेंट ईयर, पुट टू यूज इन अ डिफरेंट ईयर। अगर ऐसा केस हुआ तो आपको 180 वगैरह की कोई झंझट नहीं है। आप लोग यहां पर ये दोनों चीजें डिफरेंट पीवाई में हुई है तो आप लोग यहां पर फुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो इन द ईयर 2024-25। 23-24 में आप लोग डेप्री क्लेम नहीं कर पाओगे बिकॉज वहां पर पुट टू यूज नहीं हुआ था, सिंपल। सो 23-24 वुड बी देयर, क्लियर, फॉर नो डेप्रिसिएशन, एंड 24-25 देयर विल बी फुल डेप्रिसिएशन, नॉट द हाफ। तो होप इट इज क्लियर। दोनों इवेंट अगर सेम प्रीवियस ईयर में होती है तो आपको हाफ डेप्री मिलेगा, दोनों इवेंट अगर अलग अलग प्रीवियस ईयर में हुआ तो फुल डेप्री आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। कंप्यूट कैसे करना है डेप्रिसिएशन, पहले वो समझ लेते हैं। चलो, अरे अरे भाई, इधर इधर इधर, हाँ, हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। लुक, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है, यहां पर उसको ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि दे कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन SLM मेथड। एक्चुअल कॉस्ट पे ही वो लोग डेप्री का रेट लगाते जाएंगे। मान लो एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए है और 10% का रेट है, तो 10 लाख पे 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो एवरी ईयर दे कैन क्लेम द 1 लाख रुपीज। तो अल्टीमेटली क्या नाम दिया गया इसको? SLM। इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अंडरटेकिंग्स हैव ऑप्शन टू चूज द WDV मेथड प्रोवाइडेड सच ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज। आपको ITR फाइल करने से पहले एक बार ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और एक बार आपने चूज कर लिया और एक बार आपने कमिटमेंट दे दी तो फिर आप पलट नहीं पाओगे। मतलब एक बार आपने चूज कर लिया SLM तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर भी SLM, अगले साल भी SLM और SLM कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपके पास ऑप्शन WDV का है, वो आपको पहली बार में ही सिलेक्ट कर लेना है। डन? क्लियर? चलिए अब छोटी सी बात है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर कंसर्न्स। फिर हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं व्हाट इट इज। लुक, अब पावर कंसर्न के केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन,
मतलब टर्मिनल मतलब जिस साल में आपकी एसेट डिस्कार्ड या डिमोलिश आप करने वाले हो, ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ कि आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द मनी पेएबल। अब मनी पेएबल का मतलब क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। वो कम है किससे? आपकी डब्ल्यूडीवी से भी, आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू से भी वो क्या है? कम है। मतलब अकाउंट्स में मतलब आपकी जो एज पर इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी निकल के आई है उसमें जो वैल्यू है उससे भी आपको पैसा कम मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? आपका अल्टीमेटली लॉस हुआ। तो आपको जिस साल में टर्मिनल हुआ है आपकी एसेट का उसी साल में आपको डेप्रिसिएशन अलाउड कर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल डेप्रिसिएशन। वहां पर आपको कंप्यूट करने जाने की जरूरत नहीं कितना परसेंटेज हुआ है। मान लो 10 लाख का डब्ल्यूडीवी था, आपने 8.5 लाख में प्रॉपर्टी को अपने मशीन को बेच दिया, तो 1,50,000 इज कंसिडर्ड एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सिंपल, ठीक है। और इट शुड बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइन। नेक्स्ट, मान लो उल्टा हुआ, आपको पैसा ज्यादा मिला, 10 लाख का डब्ल्यूडीवी था, आपको मिले 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए जो हुआ इट इज कॉल्ड डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 42। इसको डीम्ड इनकम माना गया है। इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज। तो वन वॉज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड सेकंड वन वॉज व्हाट? बैलेंसिंग चार्ज। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट आपको? ठीक है। लुक, मनीज पेएबल लेस डब्ल्यूडीवी, उस बार उल्टा था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मनीज पेएबल? इट इज इंश्योरेंस, साल्वेज, कंपनसेशन एटसेट्रा, जो भी आपको पैसा मिला, स्क्रैप वैल्यू वगैरह, इन शॉर्ट मशीन के बदले आपको जो पैसा मिला है वो। डन। चलिए अब एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। लुक, पावर सेक्टर अंडरटेकिंग की बात कर लेते हैं। तो पहला केस जो आपको बताया मैंने, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। उस केस में डब्ल्यूडीवी आपकी 12 लाख रुपए थी और आपको 9 लाख रुपए मिले, तो 3 लाख रुपए का टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो गया। बैलेंसिंग चार्ज उल्टा केस, डब्ल्यूडीवी 12 लाख रुपए, आपको पैसे मिले ये चेंज करना पड़ेगा अपने को, उल्टा हो गया, द कॉपी पेस्ट इंपैक्ट। यस, इसको यहां पर हम लोग चेंज करेंगे। मनीज पेबल कम्स टू फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस, तो यहां पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं, इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज, राइट। सो दैट इज 15 माइनस 12 लाख, दैट इज 3 lakhs। डन, ऐसा है। क्लियर हो गया आपको पावर सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या करना है? तो ध्यान रखना जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए पावर सेक्टर अंडरटेकिंग हो, तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि दे हैव ऑप्शन ऑफ एसएलएम मेथड आल्सो, लेकिन बाकी सारे एसएससी के लिए एसएलएम मेथड नहीं है। तो बचे कुछ जितने भी लोग हैं उसके लिए क्या है? उसके लिए है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज कॉल्ड WDV। ठीक। लुक, एसएससी अदर देन अबव, तो दे आर सपोज टू फॉलो WDV। अब WDV मेथड कैसे फॉलो करेंगे? कंप्यूटेशन तो हमको आता ही ऑब्वियसली। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है, ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला। अब करना क्या है यहां पर वो मैं आपको समझा देता हूं। लुक, अगेन अकाउंटिंग में थोड़ा फंडा अलग है। अकाउंटिंग में हम लोग नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सेग्रीगेट भी करते हैं डेप्रिसिएशन को। यहां पर सिंपल सा रूल है, अगर गांधी बाबू से पहले हुआ तो फुल, उसके बाद हुआ तो हाफ। सिंपल, गांधी बापू याद रखना, तो 4-5 तारीख आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। अब हियर यू आर व्हाट सपोज टू डू, यू आर सपोज टू क्रिएट अ ब्लॉक। यहां पर फंडामेंटल है अपना ब्लॉक ऑफ असेट का। तो ब्लॉक ऑफ असेट किसको बोलेंगे हम लोग? तो सेम क्लास और सेम रेट वाली असेट को हम लोग जोड़ देंगे, इट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट। जिसका रेट सेम है, जिसका क्लास सेम है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी और 15% वाली, तो 15% और प्लांट एंड मशीनरी जितना आता है वो सब कुछ हम लोग उसको एक ब्लॉक बना देंगे। फर्नीचर 10%, बिल्डिंग 10%, वैसे, ठीक है। मोटर कार 15% अलग से उसका ब्लॉक बनेगा। फिर कंप्यूटर है तो 40%, सेम प्लेट सेम क्लास, राइट। तो वी विल मेक अ ब्लॉक्स ऑफ दिस थिंग। कंप्यूट कैसे करना है? कंप्यूट आपको कैसे करना है? जैसे ओपनिंग WDV आपको लेना है, उसमें से आपने जो भी असेट परचेस करी है वो आपको यहां पर ऐड करनी है, दोनों चीजें।
asset acquired and used for the purpose of more than 180 days, asset acquired and used for the less than 180 days, ये दोनों को आपको ऐड करना है, तो आपको मिलेगी आपकी टोटल ब्लॉक की वैल्यू, सॉरी ब्लॉक की वैल्यू आपको सेल के बाद मिलेगी। उसमें से आपने असेट बेची हो, अब देखो असेट आपने बेची हो उसमें कैसे केस हो सकते हैं, एक तो आपके जो ओपनिंग बैलेंस में कोई असेट पड़ी थी वो आपने बेची हो, दूसरा आपने 180 डेज या उससे ज्यादा यूज जिसका हुआ था वो आपने असेट बेची हो, या फिर 180 डेज से कम यूज वाली असेट आपने बेच दी हो, मतलब या तो आपने इसमें से कुछ बेचा हो या फिर इसमें से कुछ बेचा हो, ठीक है। तो वो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ ब्लॉक और यू कैन से डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ ब्लॉक बोले तो यहां तक आपको पहुंचना है। फिर डेप्रिशिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग, जो 1 + 2 - 5, 1 मतलब ये ओपनिंग प्लस ये 180 प्लस वाली एसेट, उसमें से आपने कोई एसेट अगर बेच दी है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, और 3 और 6, 3 मतलब ये वाली एसेट जो आपने 180 डेज से कम में यूज करे, आपने परचेस करी है, और उसमें से अगर आपने कोई एसेट को बेच दिया है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों का कंप्यूटेशन यहां पर होगा फुल रेट एंड हाफ रेट से, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग WDV। अब देखो यहां पर आपने मान लो 31 मार्च को सुबह एक असेट बेच दी है, तो सर उसका डेप्रिसिएशन गया, भूल जाने का, उसकी वैल्यू आपको ब्लॉक में से माइनस कर देनी है, बस भावुक जरा भी नहीं होना है कि सर 364 डेज यूज किया, एक दिन के लिए जाने दे उसके, इसलिए आपको अगर ऐसा करना हो तो आपको संभल जाना पड़े फिर, इफ यू वांट टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, तो 31 मार्च को मत बेचो, 1 अप्रैल को बेचो, ठीक है। तो आपके लिए वो फायदा कर सकती है। तो यहां पर ये क्लियर हुआ आपको, मतलब आपने असेट अगर बेच दी है तो उतनी वैल्यू आपको माइनस कर देनी है, आपने जितने में बेचा उतने में से, ठीक है। अब कंप्यूट कैसे होगा इसके अंदर, तो लेट अस कंप्यूट ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, बट उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और कंप्यूट करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉक की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए लुक, द इन्विक्टस लिमिटेड हैज 2 मशीन्स S&M। अब हमारे पास 2 मशीन है S&M इन ओपनिंग बैलेंस इन द ब्लॉक एज ऑन 1/4/24, और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए है। तो यहां पर मेरे पास 2 मशीनरीज है S&M। मशीन L was acquired on 12th of November 2024 for rupees 1,50,000। यहां पर हमने मशीन L अक्वायर किया है 1,50,000 का, और यहां पर मैंने अक्वायर किया उसको 12 नवंबर को, मतलब गांधी बापू के बाद आया हुआ है, सो हाफ ऑफ द रेट डेप्रिसिएशन के लिए वो एलिजिबल होगा। तो असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। The same machine L is sold on 24th of March 2025, बेच भी दिया, तो यहां से ये मशीन मैंने बेच दिया वापस, कितने में, 2 लाख में, फायदा करवा के गया, 150 का मशीन आपको 2 लाख देकर गया है, 50,000 का फायदा हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, लुक, अब आपकी वैल्यू कितनी बची, वैल्यू ऑफ ब्लॉक WDV, और यू कैन से वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना बचा, 3 लाख प्लस 150 माइनस 2 लाख, तो 4.5 लाख में 2 लाख गया तो बचा 2,50,000। अब आपको जो आया, अब ये देखो, ये जो 250 आया है 250, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपनिंग बैलेंस वाला पार्ट, इट रिप्रेजेंट्स ओनली ओपनिंग WDV वाला पार्ट, या फिर ओपनिंग असेट का पार्ट, जिस पर आपको फुल डेप्री मिलेगा, ठीक है। यू कैन क्लेम फुल डेप्रिसिएशन ऑन दैट, सो 37,500 आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेस देन 180 डेज वाले में कोई भी एसेट बची नहीं है, तो हाफ रेट वाले में कोई डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, तो आपकी WDV एज ऑन 1/4/25 विल बी 212,500। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या बोलता है, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन अलाउड इफ द मशीन S इज सोल्ड इंस्टेड ऑफ मशीन L। अब यहां पर ओपनिंग ब्लॉक वाला जो मशीन है वो जा रहा है, ठीक है, और वैल्यू कितना बोला था आपने को, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में S जा रहा है। लुक, हमने यहां पर अब क्या बेचना है, 2 लाख रुपए में S मशीन को बेचना है। नाउ दिस मशीन इज गोइंग फ्रॉम द ओपनिंग ब्लॉक, तो यहां पर जो पहले S&M था और यहां पर ये मशीन हमारा L था, वो एज इट इज रहा। S आपने बेचा 2 लाख में, अगेन देखो वैल्यू तो सेम रहेगा 2,50,000। अब डेप्रिसिएशन में क्या होगा,
डेप्रिसिएशन में ऐसा होगा कि आपने जो पहला आपका 3 लाख का ब्लॉक था उसमें से आपने 2 लाख की एसेट बेच दी है, तो यहां पर आपका जो 3 लाख था उसमें से 2 लाख की एसेट गई है, तो 1 लाख रुपए आपके बचे हैं, उस पर आपको फुल डेप्री मिलेगा, दैट इज 15%, तो उसका 15,000। और 1,50,000 जो आपने गांधी बापू के बाद खरीदी हुई एसेट है, ठीक है, तो उस पर आपको हाफ रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा, दैट कम्स टू 11,250। सो इफेक्टिवली इट इज 26,250। डन, क्लियर हुआ? चलिए, सो टोटल डिप्रेशन आपका हो गया, इतना आपका डब्ल्यूडीवी आया। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? What will be the depreciation allowed if both the machine S and M are sold instead of machine L? अब आप पूरा अपना ओपनिंग ब्लॉक बेच रहे हो, ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। अब यहां पर आपके पास S and M दो मशीन थे, उसमें से L आपने परचेज किया, दैट इज ऑल्सो फॉर लेस देन 180 डेज। नाउ लुक, यस, तो 2 लाख रुपए आपको S&M के मिल गए, वो आपने बेच दिया, ठीक है। अब WDV is on 31st March 2025 for the purpose of charging, that is 2,50,000। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्विस्टेड है कि सर ओपनिंग में कुछ बचा ही नहीं, फिर भी क्यों ऐसा? देखो, जब तक ब्लॉक में एक भी एसेट जिंदा रहती है तब तक ब्लॉक जिंदा रहता है, ठीक है, और उसमें हमें ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लुक, कंप्यूटेशन कैसे होगा इसका, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे। मान लो ऐसा था यहां पर सिनारियो कि ओपनिंग वाला जो था हमारा फुल वाला, यहां पर आपको ऐसे कंप्यूट करना है। लुक, फुल वाला और हाफ वाला। फुल वाले में कितनी वैल्यू थी? 3 लाख रुपए, और हाफ वाले में कितना था? 1,50,000। फुल वाले में से कुछ बेचा हमने, यस, तो माइनस करो उसको, माइनस करो उसको, 2 लाख रुपए। यहां पर कुछ बेचा हमने नहीं है, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू कितनी बची है? 1 लाख, और यहां पर कितना बचा है? 1,50,000। अब मुझे एक चीज समझाना यहां पर कि यहां पर आपका जो पूरा ब्लॉक है उसमें अभी भी एक एसेट जिंदा है, मशीन एल। यहां पर ये मतलब जब तक एक एसेट भी है उसके अंदर, ये ब्लॉक को जिंदा रखती है। अभी हम लोग समझेंगे व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। तो करंटली वी हैव अ मशीन ऑल्सो। अब यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई ब्लॉक में मशीन आता है या कोई भी मशीनरी, सॉरी, कोई भी एसेट जब ब्लॉक का पार्ट बनती है तब अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देता है। अब हमें यहां पर यह नहीं देखना कि अंदर मशीन कौन सा है, ठीक है, ब्लॉक की वैल्यू पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। देखो, अब यहां पर हमारे पास वैल्यू 1 लाख बचा हुआ है, जिस पर हमें फुल रेट डिप्रिसिएशन तो 15% हम यहां पर क्लेम करेंगे, और यहां पर 7.5%। तो इस तरह से हमारा यहां पर कंप्यूटेशन हो रहा है, समझे? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कंप्यूटेशन जब भी ऐसा आए तब ऐसे फुल और हाफ वाला पार्ट बना लेने का वर्किंग में, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू कंप्यूट। नाउ, तो ये सी वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, 1 लाख यहां पर क्यों आया है? बिकॉज ब्लॉक को अभी तक जिंदा रखा गया है, ठीक है। नाउ व्हाट डी सेज, व्हाट विल द डेप्रिसिएशन अलाउड इफ द मशीन एस इज सोल्ड फॉर 3,20,000 इंस्टेड ऑफ मशीन एल? अब ये अच्छा कैसे, देखो क्या हुआ यहां पर। लुक, चलो मैं सीधा यहीं पे आपको समझा देता हूं। पहले मशीन एस बेचा है हमने 3,20,000 में, ठीक है, और वो भी 3,20 में। नाउ सी, पहले फुल की बात कर लेते हैं और हाफ की बात कर लेते हैं, बराबर। अब फुल में क्या आएगा, देखो 3 लाख रुपए हमारी वैल्यू थी, और यहां पर 1,50,000 है, ठीक। माइनस करेंगे हम लोग यहां पर, यहां से एस और एम दो मशीन थे ना, एस एम, और यहां पर एल है, उसमें से एस गया, कितने में गया? 3,20,000 में। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ सी दिस 20,000 इज ए डेफिशिएंसी इन दिस पार्ट। अब ओवरऑल ब्लॉक में क्या होगा, यहां पर हमने कुछ बेचा, आंसर इज नो, तो 1,50,000। अब यहां पर कोई भी साइड अगर नेगेटिव होती है तो उसको हम सामने क्यों लेके जाएंगे? सर दोनों साइड नेगेटिव हो गई तो, दोनों साइड नेगेटिव होने पर ब्लॉक खत्म हो जाएगा, वो हम लोग आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अब ये 20,000 को हम यहां पर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे 20,000 को, कितना बचा? 1,30,000। ये कौन सी साइड है, हाफ वाली या फुल वाली? हाफ वाली, तो कितना परसेंट आएगा? 7.5%। बहुत सिंपल। लुक, इस तरह से वर्किंग अगर आप करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए,
ऐसे करना है आपको। लुक, आ गया 1,30,000 पे 7.5%, ये हमने किया इधर। लुक, वेरी इजी, डन ना। तो ऐसे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ भाई, ध्यान से। डन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। दैट इज ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है समझते हैं पहले, चलो। व्हाट डू मीन बाय ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट? लुक, इन द फॉलोइंग केसेस डब्ल्यूडी ऑफ द ब्लॉक सेल सीजेस टू एग्जिस्ट और रिड्यूस टू नील। मतलब ब्लॉक खत्म हो जाता है। कैसे? देखो, एक तो ब्लॉक में वैल्यू नहीं बचती। मतलब पूरे ब्लॉक की 5 लाख की वैल्यू थी, आपने सारी एसेट को 6 लाख में बेच दिया, तो नेगेटिव हो गई वैल्यू, राइट? तो एक तो ब्लॉक नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था वैसे ही। दूसरा, या फिर आपके पास कोई असेट नहीं बचती है। पहला जो केस मैंने बताया नेगेटिव वैल्यू, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास असेट हो, आपने सारी एसेट ना भी बेची हो, ठीक है? व्हेन यू सेल ऑल और सम ऑफ द असेट्स एंड योर वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बिकम्स नेगेटिव। डब्ल्यूडीवी से ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है, आपका ब्लॉक बन गया नेगेटिव, ठीक है? तो उस केस में भी यू कैन नॉट क्लेम डिप्रिशिएशन। दूसरा, ब्लॉक में अभी भी वैल्यू है, लेकिन आपने ब्लॉक की सारी असेट बेच दी है, उसमें असेट ही नहीं है। सो उस केस में भी आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, ठीक है? कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। सी विद द एग्जांपल। लुक, पहला केस क्या था? वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड एक्सीड्स द टोटल वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। मतलब आपका सेल प्राइस जो है ना, ये सिंपल सा है, सेल कंसीडरेशन आपका सेल प्राइस, सेल वैल्यू इज हायर देन ब्लॉक वैल्यू। और यहां पर क्या हो रहा है? ऑल द ब्लॉक ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड पॉजिटिव वैल्यू। मतलब यहां पर क्या, आपने सारी एसेट बेच दी है और आपकी सेल वैल्यू इज लेस देन ब्लॉक का वैल्यू। ऐसा है, सारी एसेट बेच दी है, ठीक है, बट नेगेटिव वैल्यू हो गई। समझते हैं अब, देखो इसको एग्जांपल के साथ, केयरफुली समझ लेना इसको एकदम। देखो, लुक, केस नंबर 1, ओपनिंग में था एक्स एंड वाई। ओपनिंग में था एक्स एंड वाई, 8 लाख रुपए। हमने जेड एक्वायर किया 6 लाख रुपए में। कितना ब्लॉक का वैल्यू बना? 14 लैक्स। आपने असेट बेचा है एनी ऑफ द थ्री, ऑल थ्री नहीं बट एनी ऑफ द थ्री, कोई भी एक असेट आपने बेचा, कोई भी दो बेचा आपने, राइट? नॉट ऑल द असेट्स। एक्स बेचा, वाई बेचा, जेड बेचा, कोई भी। हाँ, ओपनिंग में से बेचा, एक्स एंड जेड बेचा, कोई भी कॉम्बिनेशन, बट नॉट ऑल द असेट यू हैव सोल्ड। तो यहां पर क्या हुआ कि असेट अवेलेबल है क्या? आंसर इज यस। आपने सारे असेट नहीं बेचे हैं। कितने में बेचे? 5 लाख में बेचे हैं। अब आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक ये सी, ये ज्यादा आया किससे? सेल वैल्यू से। मतलब आपकी वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज हायर देन दिस। मतलब अगर आप सिंपल सा हिसाब लगाओ तो 14 लाख का वैल्यू ऑफ ब्लॉक था, उसमें से आपने 5 लाख की एसेट बेची है, तो 9 लाख रुपए बचे इधर, ठीक है? तो यहां पर दोनों चीजें पॉजिटिव हुई। देखो, एक तो आपकी वैल्यू बची है कितनी? 9 लाख रुपए, और दूसरा आपकी ब्लॉक में असेट भी है। तो वैल्यू पॉजिटिव है और असेट भी है, मतलब आपको डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करते जाना है। इसमें कोई आपका जो ब्लॉक है वो सीज नहीं हुआ है। पहला केस। केस नंबर 2, 8 लाख की आपकी असेट है ओपनिंग, 6 लाख का आपने नया परचेस किया, टोटल कितना हुआ? 14 लाख हुआ। अब 14 लाख का माल आपने 16 लाख में बेच दिया। अब देखो यहां पर आपका ब्लॉक नेगेटिव हो गया, 14 माइनस 16 दैट कम्स टू -2। तो ब्लॉक क्या बन गया आपका? नेगेटिव बन गया। लुक, असेट है क्या? आंसर इज यस, असेट है। हमने सारी असेट नहीं बेची है, अभी भी असेट है इसके अंदर, बट खत्म। डन। तीसरा, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 8 लाख, 6 लाख का असेट था, 14 लाख में आपने, टोटल आपका 14 लाख हुआ, आपने सारी असेट बेच दी है, ऑल द असेट्स। तो नाउ यू डू नॉट हैव असेट्स। अब असेट है ही नहीं तो बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है, राइट? असेट ही नहीं है तो आपका ब्लॉक क्या हो गया? सीज टू एग्जिस्ट।
अब देखो असेट नहीं है, आपने सारी असेट बेच दी है। अब ध्यान से समझना, 14 लाख का माल आपने कितने में बेचा? 12 लाख में। घाटा हुआ ना, नुकसान हुआ आपको। तो ये बनता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही रहेगा, हम लोग कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। डन। 14 लाख का माल आपने 12 लाख में बेच दिया, आपको हुआ लॉस, यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। देखो यहां पर असेट थी अभी भी, सॉरी असेट नहीं है बट वैल्यू पॉजिटिव है। वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए, बट क्या काम का? असेट ही नहीं है। 2 लाख पॉजिटिव वैल्यू आया, दैट इज योर लॉस, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। केस नंबर 4 देख लो, 8, 6, 14। अब आप यहां पर सारी की सारी असेट बेच रहे हो, मतलब असेट भी नहीं है। अच्छा कितने में बेचा आपने? 18 लाख में। मतलब 18 माइनस 14 दैट कम्स टू -4। मतलब आपने 14 लाख का माल 18 लाख में बेचा है। कितने का फायदा हुआ? 4 लाख का आपको फायदा हो गया, राइट। सो नेगेटिव भी है और असेट भी नहीं है। इस केस में आपको यहां पर हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डन। सो होप आपको ये चारों के चारों एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक बार शांति से देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिशनल डिप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, इफ यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या फिर आप कोई ऐसा आर्टिकल प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप पावर बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कोई भी आर्टिकल थिंग वगैरह आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर दो बिजनेस को यहां पर एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला है। ये क्यों दिया जाता है? ताकि बिजनेस प्रमोट हो, ठीक है, लोग इन्वेस्ट करें, नए प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, ठीक है। अब यहां पर किस बात के लिए आपको दिया गया यहां पर बेनिफिट? न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपको लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक्चुअल कॉस्ट का 20% आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब वन टाइम बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले साल में आपको 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन मतलब जो नॉर्मल आपको मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक। इवन प्रिंटिंग बिजनेस को भी क्या बोला गया है? मैन्युफैक्चरिंग बोला गया है। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग। सो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल थिंग्स, प्रिंटिंग, पावर सेक्टर, राइट, ये तीनों आ गए इसके अंदर। आपको यहां पर एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कुछ शर्त है हमारी। कौन सी शर्त है आपकी? लुक, अगर आपको प्लांट मशीनरी अगर आप सेकंड हैंड लेकर आए हो तो हम आपको यहां पर अलाउ नहीं करेंगे, नया होना चाहिए एकदम, ठीक है। ऑफिस प्रीमाइस में लगा हुआ मशीनरी के लिए हम लोग आपको अलाउ नहीं करते। इट मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग में लगा हुआ वो चलेगा। अब मान लो अपने ऑफिस में एसी लगाया, नहीं चलेगा। फैक्ट्री बिल्डिंग में लगाया हुआ चलेगा। ऑफिस का कंप्यूटर नॉट अलाउड, फैक्ट्री बिल्डिंग का कंप्यूटर अलाउड, ठीक है। फिर ऑफिस अप्लायंसेस नॉट अलाउड एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, ट्रक वगैरह अगर आप लेते हो तो नहीं चलेगा। लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग में देखो वो छोटी सी गाड़ी घूमती है, अगर आपको पता हो तो, ऐसे 2 कीले होते हैं उसके, वो फोर्कलिफ्ट जिसको बोलते हैं, गुड्स उठाने का काम करते हैं, मूव करते रहते हैं इन द फैक्ट्री, उसको लेकर रोड पे नहीं जाते। सो वो अलाउड होगा। तो एनी रोड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इज ऑल्सो नॉट अलाउड। देन एनी मशीनरी प्लांट जिसका पूरा का पूरा आपको कॉस्ट अलाउ कर दिया है। हम आगे चल के पढ़ेंगे स्पेसिफाइड बिजनेसेस 35AD और साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेसेस, जिसमें आपको जो मशीनरीज वगैरह जो भी आप असेट्स खरीदते हो उसका 100% डिडक्शन आपको दे दिया जाता है। अब आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा डिडक्शन तो दे दिया है, अब ऊपर से क्या 20% चाहिए आपको क्या? नहीं। तो इफ यू आर अलाउड 100% डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन, देन यहां पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन इसका नहीं मिलेगा। Then next is no additional depreciation under power sector undertaking have opted for SLM, उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो मोटा मोटा ये चीज है, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़े। सेकंड हैंड नहीं चलेगा, ऑफिस वाला नहीं चलेगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेगा, ठीक है। पावर सेक्टर में हो तो SLM अगर आप यूज करते हो तो भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब हमने कुछ पढ़ा था 180 डेज वाला क्राइटेरिया। अगर गांधी बापू से पहले तो आधा, फिर उसके बाद सॉरी गांधी बापू से पहले तो फुल, उसके बाद आधा।
तो इधर भी ऐसा होगा। अब यहां पर क्या होगा कि अगर आपने असेट पुट टू यूज करी है 180 डेज या उससे कम, तो आपको 10% इस साल में, 10% अगले साल में। ठीक है, लुक ऐसा होगा इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन में। लुक, आपने नया प्लांट मशीनरी एक्वायर किया है एंड पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग द पीवाई 24-25 फॉर 12 lakhs, 12 लाख का आपका कोई मशीनरी है। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन इन 24-25 आपको मिलेगा 12 लाख का 20% और उसका 1/2, लेकिन 10%, मतलब जिसको बोलते हैं 120, और बैलेंस हाफ ऑफ द डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन 120। ठीक है, ये कई बार आपको कहां दिखेगा, ये कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में दिखेगा कि पिछले साल में कोई एसेट खरीदा था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिसमें डेप्रिसिएशन एडिशनल क्लेम किया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अगर वो 180 डेज से कम हुआ है पिछले साल में, तो बैलेंस 10% आपको यहां पर क्लेम करना होगा। डन। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। A very good things you are supposed to consider। अब देखो यहां पर क्या होता है कि एज ए एसएससी मैं हमेशा ऐसा चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिप्रिसिएशन अलाउड हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाऊंगा जिससे मेरी असेट की वैल्यू बढ़े, कॉस्ट ज्यादा दिखे ऑन पेपर, ताकि मुझे ज्यादा डिप्रिसिएशन मिले। तो यहां पर इनकम टैक्स ने सेक्शन 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशंस यहां पर दिए हैं, जहां पर एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन किया गया है कि जब आपके कुछ यहां पर जो सिनेरियोस दिए हैं उसके अंदर आपके जो प्रॉपर्टीज, आपकी जो असेट्स है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। ठीक है, व्हाट कैन बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर दिस थिंग। तो हियर वी आर गिवन अ डिफरेंट क्राइटेरियाज। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि अगर नॉर्मल केस में भी आपकी कॉस्ट क्या रहेगी। नॉर्मल केस में आपकी कॉस्ट रहेगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब क्या, एक तो आपने मशीनरी कितने में खरीदा वो, सो दैट इज योर परचेज कॉस्ट। दूसरा इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स, मशीन को आने जाने का जो खर्चा हुआ, ठीक है, उसको इंस्टॉलेशन का जो खर्चा हुआ वो, उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुए वो, उसमें से आपको माइनस करना है आईटीसी वगैरह। अगर आप कोई क्लेम करते हो या आपको कोई सब्सिडी मिली है तो वो आपको क्या करना है, माइनस करना है इधर। डन। अब अगर आपने मशीनरी लेने गए हो आप लोग और आपने कैश पेमेंट कर दिया है इन अ डे, सॉरी नॉट इन अ डे बट 10,000 से ज्यादा आपने कैश पेमेंट किया है, मतलब कैश और बैरल चेक समझ लेना। जब भी मैं बोलूं कैश पेमेंट समझ लेना बैरल चेक साथ में इंक्लूडेड है। तो सर किससे करना है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, गूगल पे, फोन पे, भीम पे, आधार, आधार पे, कोई भी मेथड हो, ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट कैश या बैरल चेक नहीं चलेगा। अब मान लो ऐसा हुआ कि मुझे कोई मशीनरी खरीदने जाना था, मैं वहां पर गया, मैंने बोला चलो डील डन, ये मशीनरी मैं कल मंगवा लेता हूं, ठीक है, या फिर आप मेरे को डिलीवरी कर देना, मैं आपको पैसा भिजवा दूंगा। बोला ऐसे नहीं सर, पहले आप बुकिंग करवा के जाओ। अब मान लो मैंने बुकिंग का 25,000 रुपए रोकड़ा दे दिया, ठीक है, और बाकी का पैसा मैंने चेक से पेमेंट किया या फिर मैंने एनईएफटी किया। अब मशीनरी 12.5 लाख रुपए की है, 12,50 की, मेरे यहां पर मेरे लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी, 12,25,000, बिकॉज वो 25,000 जो मैंने कैश पेमेंट करके आया था ना, वो डिसअलाउ होगा, मतलब उसकी एक्चुअल कॉस्ट में वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिया जाए कि मशीनरी परचेज किया है, उसमें से इतना पैसा कैश में दिया है, अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो एंटायर अमाउंट आपको कॉस्ट में से माइनस करना है। ठीक है, आपको डिप्री मिलेगा 12,25 पे, नॉट ऑन 1250। डन, क्लियर। चलिए अब आगे, सच एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो उतना खर्चा आपका वहां पर क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अलग अलग केस में एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात करेंगे असेट यूज फॉर द नॉर्मल बिजनेस आफ्टर यूजिंग इट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस। पहले आप साइंटिफिक रिसर्च में उसको यूज करते थे, अब आप उसको नॉर्मल बिजनेस में यूज करने लाए हो, तो उस केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी। ठीक है, अब आगे चल के हम लोग ये प्रोविजन को पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च का प्रोविजन क्या बोलता है। अभी मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि आपने मान लो कोई 25 लाख की एसेट ली है और आपको
25 लाख का पूरा डिडक्शन अलाउ कर दिया है, 100%, 25 लाख का डिडक्शन आपको अलाउ कर दिया है, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? नील। आपको उस पर कोई भी डेप्री नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब 25 लाख की आपकी एसेट को 23 लाख अलाउ किया गया है, तो 2 लाख रुपए का आपका कॉस्ट माना जाएगा, और यू कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन 2 लाख रुपीज। क्लियर? ठीक है। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये जो अभी हमने सेक्शन 28 में डिस्कस किया था वो है SIT2CA। नाउ व्हाट इज दिस? लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने आपको रियल एस्टेट वाला एग्जांपल दिया था कि बिल्डिंग था, अभी आप वो लोग अपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, सो दैट बिकम्स कैपिटल एसेट। तो अब उस पर क्या मिलना चाहिए? आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। देखो, पहला जो मैंने आपको समझाया दैट इज साइंटिफिक रिसर्च, उसमें 8 लाख का आपका रिडक्शन है, असेट भी 8 लाख की है, तो आपको डिप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। 8 लाख का आपका असेट है, 6 लाख का आपको रिडक्शन अलाउ किया गया, तो आपकी वैल्यू बचेगी 2 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू CA। अब देखो, स्टॉक पे आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलता बिकॉज इट इज नॉट योर डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। लेकिन जब स्टॉक बिजनेस प्रोफेशन का घर छोड़कर कैपिटल एसेट के घर में आ चुकी है, सो नाउ दिस इज योर कैपिटल एसेट, नाउ यू नीड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दिस, राइट? सो हाउ कैन यू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन ऑन दिस? लुक, बिल्डिंग अर्लियर इन a stock and now converted to CA at fair market value of 45 lakhs। अब वो क्या बन गई है? कैपिटल एसेट। सो नाउ वी वांट टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। अब हमने ऐसा कुछ पढ़ा कि जिस दिन कन्वर्जन हुआ, यहां पर इफ यू कैन रिकॉल, रिंग वाला एग्जांपल हमने लिया था, यस ये रहा। जिस दिन कन्वर्जन हुआ, यस, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? वो आपकी बिजनेस इनकम में ऐड हो जाएगा, और वही आपके लिए असेट की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। लुक, 45 lakhs, तो FME कंसिडर्ड एज ए बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 जो हम डिस्कस करके आए अभी, एंड कन्वर्टेड कैपिटल असेट नाउ एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। और उस डेप्रिसिएशन के लिए ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। तो आपको डेप्री किस पर कंप्यूट करना है? 45 lakhs पे कंप्यूट करना है। क्लियर हुआ ये? डन। चलिए आगे। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट asset is acquired by way of gift और इनहेरिटेंस। मान लो मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसने एक बिल्डिंग दे दी मिसेस ए को, गिफ्ट दे दिया, ठीक है। मिस्टर ए के लिए ये कॉस्ट था इसका 20 लाख रुपए, और उसने 2 साल इसको यूज किया है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। पहले साल का आएगा 20 लाख पे 10%, तो आएगा 2 लाख, फिर WD बनी 18 लाख, 18 लाख का 10% आया 180, सो टोटल हुआ 380। अब WDV2 मिस्टर ए क्या हुआ? 16,20,000। अब मिसिस ए को एक गिफ्ट दिया है। अब देखो, मिसिस ए ने परचेज नहीं किया है। अब मिसिस ए को अकाउंटेंट ने पूछा कि मालकिन डेप्रिसिएशन लगाना है, ये खरीदा कितने में था? बोला मुझे नहीं पता है। तो किसको पूछेगी? मिस्टर ए को पूछेगी। मिस्टर को पूछेगी जी सुनते हो? अब मिस्टर ए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है शांति से एकदम। बोलो क्या काम है भाग्यवान? बोला ये एसेट जो आपने मेरे को गिफ्ट में दिया था, अब उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो आपके अकाउंट्स के हिसाब से क्या था? आपके इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी थी? बोला 16,20,000। तो इसको भी यहां पर कितना मिलेगा? 1620। मतलब इट इज WDV टू द प्रीवियस ओनर। अगर वो गिफ्ट या इनहेरिटेंस में आता है देन इट इज WDV टू द प्रीवियस ओनर, ठीक है। ऐसा ना हो जाए गिफ्ट के चक्कर में आप उसको ज्यादा वैल्यू पे ट्रांजेक्शन कर दो और फिर जो मिसिस है वो ज्यादा अमाउंट पे क्लेम करे, ऐसा यहां पर नहीं हो पाएगा। सेकंड हैंड असेट इट इज वेरी इजी। इसमें देखो आपको कोई झंझट नहीं है, एओ जितना बोले उतना, ठीक है। अगर एओ को लगा कि सेकंड हैंड असेट खरीदा है, अब मान लो असेट की औकात 2 लाख की है और मैं सब बोलूं कि मैंने उसको 10 लाख में खरीदा है, तो यहां पर क्लियरली मेरा इंटेंशन दिख रहा है, ठीक है। एओ आके बोलेगा या तो आप हो या फिर हमको बना रहे हो, आप उल्लू बना रहे हो, मतलब ऐसा, ठीक है। या तो आप हो
या तो फिर आप हमको बना रहे हो। 2 लाख का एसेट कोई 10 लाख में कैसे खरीद सकता है? यहां पर क्लियर इंटेंशन आपको दिख रहा है कि आप लोग ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो, ठीक है। तो उस केस में एओ अपने हिसाब से क्या कर सकता है, वैल्यू डिटरमाइन कर सकता है एनी सेकंड हैंड एसेट की। डन, क्लियर। नेक्स्ट, री एक्विजिशन ऑफ द एसेट। आपने एसेट बेचा फिर वापस खरीदा, 6 लाख का एसेट बेचा वापस खरीदा 10 लाख में। वाओ, ये कैसा एसेट, चक्कर लगा के आया एसेट, पूरा वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो देखो लॉजिकली भी समझना आप, मुझे एक चीज बताना कि अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजन को नहीं जानते हो तो मुझे एक चीज समझाना कि 6 लाख का एसेट था, ठीक है। आपने जब बेचा 6 लाख का, आपके पास सॉरी जिस दिन आपने बेचा उस दिन वो 6 लाख का था, घूम के वापस आया, आपने 10 लाख में वापस खरीदा, तो 10 लाख में वही एसेट वापस आ रहा है, तो ऐसे 10 लाख कैसे हो जाएंगे रीएक्विजिशन? आपको 6 लाख पे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, या फिर कम दाम हुआ तो कम दाम पे फिर, राइट। तो रीएक्विजिशन में देखो क्या होगा, लुक, मिस्टर ए ने जिसकी 5 लाख डब्ल्यूडी एसेट की थी, उसको बेचा किसको, मिस्टर बी को बेचा, ठीक है। रीएक्वायर कितने में किया, 6 लाख पे किया। अब देखो डब्ल्यूडीवी कितनी थी, हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे डब्ल्यूडीवी को और रीएक्विजिशन कॉस्ट दोनों को, राइट, विच एवर इज व्हाट लोअर। तो एक्चुअल कॉस्ट यहां पर क्या बनेगी आपकी, 5 लाख रुपए बीइंग डब्ल्यूडीवी। अगर आपने उसको 5 लाख में ही रीएक्वायर कर लिया है, 5 लाख रुपए ही उसकी एक्चुअल कॉस्ट रहेगी, राइट, डब्ल्यूडीवी बोलो या फिर, मतलब ऐसा, ये तो देखो जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो गया कि आपने एसेट बेचा था, फिर उसने बोला भाई नहीं मुझे एसेट नहीं चाहिए वापस ले जा, तो कंटिन्यू रहेगा। फिर 4.5 लाख में रीएक्वायर किया है आपने, बराबर, 4.5 लाख में वापस एक्वायर किया है, और डब्ल्यूडीवी कितनी है, 5 लाख। हमें क्या करना है, विच एवर इज लोअर, तो यहां पर 4.5 लाख आपकी डब्ल्यूडीवी बनेगी, राइट, दैट इज अ री एक्विजिशन कॉस्ट, दोनों में से जो कम आए वो, अगर आप असेट री एक्वायर करते हो तो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट के तौर पे दिए जा सकते हैं कि आपके पास पहले डब्ल्यूडीवी इतना था, आपने इतना असेट खरीदा है, ठीक है, और आपने आपने वापस उसको री एक्वायर इतने में किया हुआ। नेक्स्ट इज अ सेल एंड लीजबैक। नाउ यू नो सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, पहले वो समझते हैं। लुक, यू नो द वर्किंग कैपिटल, कई बार आपको पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। अब अगर आप मशीनरीज बेचोगे तो आप बिजनेस कैसे करोगे, फिर आपको फंड की जरूरत है अभी, तो आप क्या करते हो कि आपने एक जो बैंक वगैरह, या फिर बैंक तो नहीं बट जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको आपने बोला कि देख भाई मुझे अपना मशीन बेचना है, लेकिन मैं उसी मशीन को वापस तेरे से लीज पे ले लूंगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इसमें जस्ट एक ओनरशिप बदला है। पहले मान लो मिस्टर ए के पास मशीन था, अब वो चला गया मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी को मशीन बेचा और मैंने वापस उसको लीज बैक कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो मान लो उस मशीन को मैंने 50 लाख में बेचा है, तो मेरे पास आज 50 लाख रुपए आ गए, मतलब मुझे जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो आ गई। अब मुझे जो मशीन के लिए रेंट पे करना है वो तो मुझे टुकड़ों टुकड़ों में करना है, मतलब मुझे एक और फायदा हो गया क्या, कि अब भी मेरे पास कैश फ्लो हो गया 50 लाख रुपए, अब मुझे जो आउटफ्लो मेरा हो रहा है वो टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है, ठीक है। तो मेरी फंड की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरा मेरा मशीनरी भी मेरे पास ही रहा, समझे, तो मेरा बिजनेस भी कंटिन्यू करेगा। तो उस केस में सेल एंड लीजबैक के ट्रांजैक्शन के केस में क्या होगा, नाउ लुक, समझते हैं क्या है ये। देखो देखो मिस्टर ए जिसकी डब्ल्यू थी 5 लाख रुपए, उसने असेट दे दिया मिस्टर बी को 6.5 लाख रुपए में, ठीक है, और उसी से वापस क्या कर लिया, लीज बैक कर लिया। अब यहां पर मुझे एज ए लेमैन समझाना कि मशीनरी की पोजीशन में कोई चेंज हुआ क्या, उसका एक नट बोल्ट भी हिला क्या, नहीं, उसकी कोई जगह या कुछ चेंज नहीं हुआ, ना ही उसके ऑपरेशन में कोई चेंज हुआ, एज इट इज रहा। तो 5 लाख का मशीनरी 6.5 लाख में कैसे चला जाएगा, मतलब यहां पर तो बात इसी होगी कि मिस्टर बी कैन क्लेम द हायर अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, समझे कि नहीं। मिस्टर ए अगर यूज करता उस मशीन को, ये सेल एंड लीजबैक का चक्कर ना होता, तो मिस्टर ए 5 लाख पे ही डेप्री कंप्लीट करता। लेकिन ये असेट मैंने उसको बेचा फिर लीज बैक कर लिया,
अब असेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसकी ना ही कोई पोजीशन में चेंज हुआ है, लेकिन वैल्यू 1.5 लाख से बढ़ गई, तो ये इनकम टैक्स वालों को मंजूर नहीं है। इनकम टैक्स बोलता है नहीं 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 नहीं, ये अलाउड नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप लीज बैक करते हो तो जिसकी डब्ल्यूडी थी वही आपको सेम टू सेम कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेसर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन अ डब्ल्यूडी वैल्यू ऑफ लेसी। ठीक, तो यहां पर ये नहीं होगा, और मिस्टर ए क्या करेगा, इस पर लीज रेंट एक्सपेंस क्लेम करेगा। डन। चलिए नेक्स्ट, सेल एंड लीजबैक हो गया। ये देखो यहां पर मिस्टर एक्स ट्रांसफर्स द असेट एंड ऑल, ये यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि मिस्टर वाई के हाथ में क्या रहेगा, डब्ल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्डिंग प्रीवियसली यूज फॉर द पर्सनल पर्पज एंड नाउ बोट इन द बिजनेस। अब यहां पर ये एक टिपिकल प्रोविजन बन गया है। यहां पर ऐसा बोला कि बिल्डिंग आप पहले पर्सनल पर्पज में था, अब आप उसको बिजनेस यूज में लेकर आए हो। ठीक है, अब उस केस में आपको कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी है, तो मान लो आपने 3 साल तक बिजनेस को, बिल्डिंग को पर्सनल यूज में यूज किया हुआ है। ठीक है, फाइन, तो उस 3 साल का डिप्रिसिएशन कितना होता है वो माइनस करके पहुंच जाओ, आज का डब्ल्यू निकालो कितना आता है, वही आपकी बनेगी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन खाली एंड खाली बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है, बाकी कोई भी एसेट के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब क्या है कि मान लो कोई कार है, कार 3 साल मैंने पर्सनल यूज किया, 10 लाख में कार खरीदी है, 3 साल मैंने पर्सनल यूज किया है उस कार का, एंड नाउ आई एम ब्रिंगिंग टू द बिजनेस, तो मेरे हाथ में वो वैल्यू 10 लाख ही होगी, भले मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए हो, फिर भी हम यहां पर मार्केट वैल्यू को भी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। मतलब बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट हुआ, आपने भले 10 साल तक पर्सनल यूज किया हो, अभी आप बिजनेस में लेके आए, यू कैन कंटिन्यू। ये एक बोल सकते हो आप लोग लूपहोल है प्रोविजन का, ऐसा भी आप बोल सकते हो इस केस में। लुक, एग्जांपल लेते हैं। लुक, बिल्डिंग 50 लाख का बिल्डिंग था, यूज फॉर द पर्सनल पर्पज फॉर 2 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो 50 लाख की कॉस्ट है। अब 2 साल का डेप्री कितना होता, बोला 1 साल का 5 लाख, फिर 45 पे 10%, दैट इज 4,50,000, दैट कम्स टू 950, तो कितना हुआ, 40,50,000। ठीक है, तो बिल्डिंग के केस में ये होगा, लेकिन याद रखना ये बिल्डिंग के लिए ही प्रोविजन है, कार कोई भी दूसरी कोई भी एसेट के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइन, चलो उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज अ एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन के अंदर, सेक्शन 47 इज अबाउट एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। अब देखो, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, फिर दूसरा साथ में पढ़ लेते हैं, चलो, अमलगामेटिंग कंपनी टू द अमलगामेटेड कंपनी, डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। अब देखो यहां पर क्या होता है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी, लेकिन यहां पर समझना देयर मस्ट बी 100% होल्डिंग सब्सिडरी, 99 भी नहीं चलेगा। फिर अमलगामेटिंग कंपनी से लेकर अमलगामेटेड कंपनी, पुरानी कंपनी से नई कंपनी, डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, जैसे अमलगामेशन का केस हुआ तो यहां पर खाली क्या हुआ कि कंपनी का नाम बदले, ऑपरेशंस रिमेन्स द सेम, मशीन का काम भी यही रहा सेम। डीमर्ज कंपनी में भी क्या हुआ कि डीमर्ज कंपनी का जो पहले यूनिट पे जो मशीनरी काम करता था, अब वो काम वो रिजल्टिंग यूनिट में कर रहा है। ठीक है, अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। होल्डिंग कंपनी के पास जो मशीन काम करता था वही बिल्डिंग या फिर वही मशीनरी काम क्या करता है, अब सब्सिडरी का काम करता है। मतलब ये जो 3 नई एंटिटीज आई, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी, अमलगामेटेड कंपनी या फिर रिजल्टिंग कंपनी, उसके हाथ में जो असेट आई है उसकी बैलेंस, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, इट इज एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरर। ठीक है, लुक होल्डिंग कंपनी है टू सब्सिडरी, अमलगामेशन, अमलगामेटेड, डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, यहां पर ये क्या हुआ, डब्ल्यू टू द ट्रांसफरर, मतलब जो पुरानी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या पुरानी कंपनी के इनकम टैक्स के हिसाब से जो डब्ल्यू बना था वही डब्ल्यू आपको यहां पर कंटिन्यू करना है। सिंपल, क्लियर। चलो उसके बाद है नेक्स्ट, तो ये तीनों पॉइंट मैंने एक साथ कवर कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ असेट। अब आपको बोरोइंग कॉस्ट पता होगी
ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है इसका। अब बोरोइंग कॉस्ट में क्या होता है कि जब तक आपका असेट यूज करने लायक ना हो जाए तब तक का आपका इंटरेस्ट आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो यहां पर सिमिलर प्रोविजन है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है टू परचेज एन असेट या फिर कंस्ट्रक्ट एन असेट टू बी प्रिसाइज, जब तक वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करता है, जब तक आपका असेट पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको अपनी असेट की कॉस्ट में ऐड करते जाना है। लेकिन जिस दिन वो पुट टू यूज हो जाए उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट है वो आप एज ए नॉर्मल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो सेक्शन 36 के अंदर। देखो यहां पर क्या बोला है कि इंटरेस्ट पेड टिल द असेट फर्स्ट पुट टू यूज शेल बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट, मतलब यहां पर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक, उसके बाद जितना भी पीरियड है, पीरियड आफ्टर सच फर्स्ट पुट टू यूज शेल बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। डन, ऐसा है। नाउ लुक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टिल फर्स्ट पुट टू यूज क्या करना है आपको, कैपिटलाइज करेंगे हम लोग, मतलब ये आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। और आफ्टर पुट टू यूज में क्या करेंगे हम लोग, डिडक्शन अलाउड होगा आपको अंडर सेक्शन 36 में। ठीक, चलिए नाउ द नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल ड्यूटी लेविएबल शेल बी रिड्यूस्ड इफ द क्रेडिट इज क्लेम। यहां पर बात करूंगा मैं जीएसटी क्रेडिट आईटीसी की। ठीक है, अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो उतना आपको अपनी कॉस्ट में से क्या करना है, लेस करना है। फिर बात करेंगे सब्सिडी और ग्रांट और रिइंबर्समेंट। जो भी आपको मिला है सब्सिडी या ग्रांट वगैरह, ये आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। इट शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। ठीक है, तो आपको माइनस कर देना है। प्रोवाइडेड दैट द सब्सिडी ग्रांट और रिइंबर्समेंट इज सच नेचर दैट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेबल। अब मान लो आपने 10 असेट खरीदी है और स्पेसिफिक ग्रांट नहीं मिला है, जनरल ग्रांट मिला है, तो आपको क्या करना है, उसको कॉस्ट के हिसाब से सबको बाइफरगेट कर देना है। ठीक है, कि इसका सब्सिडी इतना, इसका इतना, इसका इतना, रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है इसको सब में। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट, आपको यहां पर इसको माइनस कर देना है। फिर असेट अक्वायर्ड आउटसाइड बाय नॉन रेसिडेंट एंड सच असेट इज बोट बाय हिम टू इंडिया। पहले इंडिया के बाहर था असेट, नॉन रेसिडेंट है वो पर्सन। ठीक है, नाउ ही इज यूजिंग दिस असेट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नाउ व्हाट हैपेंस, आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल कॉस्ट उसने जब खरीदा होगा फॉरेन में तब से लेकर आज तक अगर वो असेट इंडिया में यूज होता तो डेप्री कितना लगता, उतना डेप्री माइनस कर दो। और यहां पर आप क्या करोगे, उसको अब आगे से जो वैल्यू आए उस पर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। ठीक, चलिए उसके बाद बोला कैपिटल असेट ऑन विच द डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, ये हम लोग बाद में डील करेंगे। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। ठीक, नाउ लेट अस कंप्लीट वन क्वेश्चन ऑन दिस। लुक, थोड़े क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दैट इज अ गामा प्रोप्राइटर started a business of manufacture of tires and tubes for motor vehicles on 1/1/2024। अब देखो यहां पर नया बिजनेस चालू किया है उसने 1/1/2024 को। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप इन द 1st of May 24। देखो 1/1/24 वाज आउट ऑफ द बाउंड्री, हमारा बाउंड्री चालू हो रहा है 1/4/24 से। यूनिट चालू हुआ है 1st May 24 से, मतलब ये अभी हमारी बाउंड्री के अंदर आ गया है। एक बाउंड्री भी ध्यान रखना इसमें, इवेंट कौन सी हो रही है। ही कमेंस्ड हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑन 1st of June 2024। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द यूनिट इज 120 करोड़। अब 120 करोड़ का मशीन उसने यहां पर लगाया हुआ है, 120 करोड़ का। द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड द सेकंड हैंड पीएम बॉट फॉर 20 करोड़। 20 करोड़ का सेकंड हैंड है।
एंड द न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी अक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। अब 15 करोड़ का जो मशीन है वो यूज हो रहा है साइंटिफिक रिसर्च के केस में। Computed depreciation allowable under section 32 for FY 25-26 assuming that all the assets were purchased by account pay check। देखो केस का जिक्र नहीं है कहीं भी, मतलब सब अकाउंट पे चेक से दिया है। एंड गामा हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजंस ऑफ 115 BAC, मतलब ये जो अपना नया रेजिम है, ठीक है, वो ऑप्ट नहीं किया है बिकॉज नया रेजिम में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहां पर। लुक, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो हमने निकाला वो आएगा हमारा कैसे, एक तो देखो 120 का हमने एसेट खरीदा है, उसमें से 15 आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया है। अब साइंटिफिक रिसर्च में आपको 100% डिडक्शन अलाउड है, तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना इधर यहां पर साइंटिफिक रिसर्च ये वाला, इसमें आपको पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउड है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, नील। तो मुझे उस पर डेप्री कंप्यूट नहीं करना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, यहां से रिमूव कर दूंगा। तो बची कितनी, अब 105 करोड़ की एसेट बची है। अब 105 करोड़ की एसेट पर 15%, ठीक है, सो दैट कम्स टू 15.75। अब देखो यहां पर कभी भी वो लोग नहीं बोलेंगे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। यहां पर ध्यान से समझना, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, नया नया यूनिट सब कुछ उसने स्टार्ट किया है। अब देखो चालू किया था बिजनेस उसने 124 आउट ऑफ द बाउंड्री, लेकिन सेटअप चालू कब हुआ 1524, मतलब सारी एसेट पुट टू यूज कब हुई होगी 1524, मतलब हमारी जो प्रीवियस है हमारा उसमें, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग तो चालू हुआ 1 जून को चालू हुआ है, तो यहां पर अब मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंडीशन क्या था, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए, दूसरा नया मशीनरी होना चाहिए, सेकंड नहीं चलेगा, जिस पर आपको 100% डिडक्शन मिल चुका है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाला, उसमें भी आपको एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। अब इस केस में क्या हुआ कि आपको 120 का आपका असेट है, उसमें से 15 तो आपका सेकंड हैंड हुआ, सॉरी 15 साइंटिफिक रिसर्च वाला हुआ और 20 आपका हुआ सेकंड हैंड, ठीक है। तो बचा कितना, आप बचा आपका 85। अब 85 पे आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, राइट। लुक, तो 120 उसमें से 20 गया और 15 गया, तो 85 पर आपको मिलेगा 20%। और 1 जून को पुट टू यूज सब कुछ हो चुका था, तो पूरे साल का डेप्री आपको मिलेगा, सो दैट इज 17 lakhs इन दिस केस। तो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा 32.75 का। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो एक मैंने आपको बताया था वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में पूरा नहीं कर रहा हूं अभी, बट मैं आपको समझा देता हूं। ड्यूरिंग द PY 23-24 की बात हो रही है, पिछले जमाने की, पुराने जमाने की, राइट। न्यू मशीनरी हैज बीन परचेज ऑन 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 23, मतलब गांधी बापू के बाद हाफ, जिस पर 10 लाख की एसेट थी, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड द नॉर्मल डेप्रिसिएशन बीइंग क्लेम। मतलब यहां पर क्या बोला कि एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं। अब हमें यहां पर यह समझ जाना चाहिए कि उसने 23-24 में आधा डेप्री ही क्लेम किया होगा, तो 24-25 में हमें यहां पर बैलेंस डेप्री कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। लुक, ये रहा बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन, 10 लाख का 10%, 10% हमने पिछले साल में क्लेम कर लिया है, 10% हम लोग इस साल में क्लेम करेंगे। डन, चलिए लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं डीप में। नाउ लुक, अ वेरी गुड क्वेश्चन। केजरीवाल ने एक रूल लेकर आया था OD1 का, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर ICA ने क्वेश्चन बनाया था। लुक, मिस्टर अर्जुन रन्स अ क्लिनिक इन दिल्ली। एज पर द न्यू रूल इन द सिटी, private cars can be played in the city only on alternate days. He has purchased a car on 25th of September 24, गांधी बापू से पहले है, ठीक है, for the purpose of his medical profession। बिजनेस में यूज भी हो रहा है, देखो ओनरशिप भी आ गई, असेट यूज भी हो रहा है। तो फॉलोइंग डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ कार एक्सक्लूडिंग GST 15 लाख, फिर 210 दैट इज GST, और टोटल प्राइस बन गया 1920। अब हमने यहां पर ऐसा पढ़ा था
कि अगर आपको आईटीसी अलाउड है और आप आईटीसी क्लेम करते हो तो आपको उतनी कॉस्ट में आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर जब तक जीएसटी का नॉलेज मुझे है तब तक ऐसा है कि आपको कार्स वगैरह में जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता, भले आप बिजनेस पर्पस के लिए इसको परचेस करते हो फिर भी, राइट। तो मान के चलते हैं यहां पर कि आपको जीएसटी अलाउड नहीं है, तब की कॉस्ट क्या रहेगी 19,20,000। अब आपने यहां पर देखो, भले ऑड इवन का रूल हो, यहां पर ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको गाड़ी हर रोज चलानी है। आपने गाड़ी का सेल्फ 25 सितंबर को लगा दिया है, मतलब पुट टू यूज आपका हो गया, गाड़ी खत्म हो गई बात। अब आप पूरा साल भी नहीं चलाओगे ना, फिर भी आपको डिप्रिसिएशन तो अलाउड होगा, और वो भी फुल वेल, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी, आप कैपेसिटी यूज तो है ना, आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आप गाड़ी लेके जाओगे, अभी जरूरत नहीं है तो नहीं जा रहे हैं। देखा, ये जरूरी नहीं कि आपको यहां पर एवरीडे यू आर सपोज टू ड्राइव अ कार। सो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है कि आपको वन डे चलाना है, वन डे नहीं चलाना है। तो उस केस में देखो, यहां पर उसे कुछ दोस्तों ने सलाह भी दी है क्वेश्चन में। लुक, ही पुट हिज कार टू यूज फ्रॉम 25th of September 24, उसी दिन को उसने गाड़ी चालू कर दी थी। डेफिनेटली अब कार के केस में तो वैसा ही होगा ना यार, ठीक है। कार विल बी यूज फॉर द पर्सनल पर्पज विल बी 25%। बड़ा ईमानदार आदमी है, 25% बता भी रहा है कि हाँ भाई पर्सनल यूज मेरा 25% है। हाँ, प्रैक्टिकली कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको ये सब चीजें। He is advised by his friends, since the car was run only on the alternate days, then half of the depreciation which is otherwise allowable will be actually allowed. अब उसके दोस्त ने उसको सलाह दी है, इसलिए बोलते हैं हमेशा दोस्तों से सलाह मत लो, सीए से लिया करो, ठीक है। तो आपको वो मिल रहा है कि उसको आधा डेप्री मिलेगा, पूरा डेप्री नहीं मिलना चाहिए, ठीक। He has started using the car immediately after the purchase. Determine the depreciation allowable on the car for AY 25-26. If this car is only asset in the block. If the car would also be used for subsequent AY, that is 26-27, on the same terms and condition, what will be the depreciation allowable? ठीक है, दोनों साल का हमें कंप्यूट करना है। Assume that there is no change in the legal position under the Income Tax Act. Now look, सबसे पहले 19,20,000 का असेट है, उसमें डेप्री उसको मिलेगा 15% के हिसाब से होता है 288। क्लोजिंग डब्ल्यूडी बना उसका 1632। अब टोटल डेप्री हुआ है उसका 2,88,000, उसमें से 25% क्या है, पर्सनल है, तो वो अलाउड नहीं होगा। ओनली 75% इज अलाउड, तो 2,16,000 का डेप्री उसको क्लेम करने को मिलेगा असेसमेंट ईयर 25-26 में। अब जो 25-26 का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, दैट बिकम्स द ओपनिंग ओवर हियर 1632, उस पर भी पूरा 15% डेप्री पहले कंप्यूट कर लेंगे और उसमें से 25% निकाल देंगे, तो 183,600 ऐसा डेप्री इसके अंदर आएगा। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। डन। चलिए अब थोड़ा सा प्रोविजन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब डब्ल्यूडी की बात करते हैं। ये जो हमने अब तक बात करी थी वो क्या था, वो था कि असेट आपने किसी से अक्वायर करी है, इट कैन बी इन अ गिफ्ट फॉर्म, नया खरीदा है, सेकंड हैंड लिया हुआ है, री एक्वायर किया है, सेल एंड लीजबैक किया हुआ है, इन सब केसेस को हमने देखा। अब आप बात करेंगे डबल डीवी। अब ये क्या है समझ लो पहले। लुक, पहली बार जब तुम डेप्री लगाते हो, नया एसेट परचेस करते हो, तब वो बोला जाता है एक्चुअल कॉस्ट। जैसे मान लो मैंने 100 लाख का कोई एसेट खरीदा, वो बिल्डिंग है मेरा, उसमें मैंने 1 साल का डेप्री लगा दिया 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए। अब बचा कितना 90 लाख। नाउ 90 लाख इज ए डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अब आगे उस रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही 10% लगेगा, दैट बिकम्स 9 लाख। तो पहली बार ही जब नया फ्रेश एसेट परचेज होता है तभी बात आती है एक्चुअल कॉस्ट की। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डब्ल्यूडीवी। अब हमें यहां पर देखने हैं कि कुछ स्पेशल सिचुएशन में डब्ल्यूडीवी किस तरह से कंप्यूट होती है। लुक, सक्सेशन टू द बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज देन डेथ। अब पापा का बिजनेस था, बेटा वो सक्सेसर बना उसका। नाउ द बिजनेस इज इन द हैंड्स ऑफ सन। नाउ फादर टू सन, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं फादर टू सन बोल रहा हूं ना, दूसरे केस भी हो सकते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, फादर टू सन। अब सन के केस में डब्ल्यूडी क्या रहेगी, जो फादर का डब्ल्यूडी था वही, राइट। डब्ल्यूडी ऑफ द असेट और द ब्लॉक ऑफ द असेट shall be the WDV in the hands of
प्रीडिसीजर, मतलब फादर का ही डब्ल्यूडीवी जो होगा वो सन के हाथ में कंटिन्यू करेगा। डन। ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू द 100% सब्सिडियरी कंपनी और वाइज वर्सा, ठीक है, या फिर अमालगामेटिंग कंपनी टू द अमालगामेटेड कंपनी, इन केस क्या होगा, जो ट्रांसफरी होगा, ठीक है, ट्रांसफरी, डब्ल्यूडीवी इन द केस ऑफ ट्रांसफरी विल बी, या फिर अमालगामेटेड कंपनी के केस में क्या होगा, डब्ल्यूडीवी इन द केस ऑफ ट्रांसफरर या फिर अमालगामेटिंग कंपनी, ठीक है, मतलब जो हमने एक्चुअल कॉस्ट में देखा था सेम टू सेम सिनेरियो होगा, उसके बुक में जितना डब्ल्यूडीवी है वही हम लोग क्या करेंगे यहां पर कंटिन्यू करेंगे। डन। चलिए, ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इन केस ऑफ डी मर्जर, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट इन केस ऑफ डीमर्जर, इन द केस ऑफ डीमर्ज कंपनी डब्ल्यूडीवी विल बी व्हाट, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेस डब्ल्यूडीवी ऑफ द असेट ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी, मतलब मान लो 100 लाख की असेट थी, उसमें से 20 लाख ट्रांसफर कर दिया किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, नई कंपनी को, ठीक है। अब डीमर्ज कंपनी के हाथ में कितना वैल्यू बचा, बोला सर यहां पर डीमर्ज कंपनी के हाथ में बचा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 100 था -20, तो बचा कितना, 80। अब डीमर्ज कंपनी जो है वो क्या करेगी, 80 लाख पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेगी, ठीक। रिजल्टिंग कंपनी के केस में क्या होगा, डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड, अब ये जो 20 लाख है ना, ये जो 20 लाख यहां पे आ जाएंगे, और डीमर्ज अपना रिजल्टिंग कंपनी है ये 20 लाख पर आगे कंटिन्यू करेगा। समझे, इन सब केस में देखो नया कोई वैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती है, वाई, बिकॉज असेट का खाली नाम बदला है, ओनरशिप चेंज हुआ है, असेट का रोल वगैरह सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी टू द एलएलपी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, तो वहां पर क्या था, प्रीडिसीजर कंपनी, अगर वो पिछली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बना वही एलएलपी के हाथ में रहेगा, अनलिस्टेड का जो बना वही एलएलपी के हाथ में रहेगा, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं आएगा। डब्ल्यूडीवी इन द केस ऑफ असेट अक्वायर्ड बिफोर द प्रीवियस ईयर मींस व्हाट, मींस इट इज एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी लेस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब बिफोर द प्रीवियस ईयर, मतलब करंटली मेरा प्रीवियस ईयर है 24-25, मैंने असेट खरीदा है 23-24 में, तो 24-25 के लिए डब्ल्यूडीवी क्या बनेगा, तो कैसे 23-24 में आपने मान लो 50 लाख का असेट खरीदा है बिल्डिंग, 10% माइनस करो तो 5 लाख बनता है उस साल का डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम। तो 50 लाख का आपका एक्चुअल कॉस्ट था, उसमें से माइनस कितना करो, 5 लाख, तो करंटली इज व्हाट, 45 lakhs। मतलब पहली बार जो मैंने आपको बताया ना, फ्रेश जब परचेस करते हो तब बात आती है एक्चुअल कॉस्ट की, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो क्या बन जाता है, डब्ल्यूडीवी, सिंपल, वही खाली यहां पर ये बताना चाहता है, ठीक है। तो आपके लिए 24-25 में क्या रहेगी, 45 lakhs, ठीक है, बिफोर पीवाई, मतलब मैंने खरीदा कब है, 23-24 में। डन। नेक्स्ट, पर्सन हु वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स were not required to compute their income under that PGBP and exemption withdrawn subsequently। अब मान लो कंपनी कोई बिजनेस में है, वहां पर उसको पहले एग्जाम कर दिया था कि आपको कोई भी टैक्स वगैरह देने की जरूरत है नहीं। अब क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली, अब मान लो लॉ में बदलाव हुआ, कोई भी ऐसा हुआ, अब से वो इनकम टैक्सेबल हो चुकी है। अब तक तो आप लोग बिजनेस की कोई इनकम कंप्यूट करते ही नहीं थे, तो अब क्या करेंगे, अब उस केस में आपको कंप्यूट कैसे करना है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम्शन चला गया है तो व्हाट नाउ यू आर सपोज टू डू, लुक, एग्जाम्शन विड्रॉन सब्सिक्वेंटली, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यूडीवी। नाउ व्हाट हैपेंस, मान लो आपका एक्चुअल कॉस्ट 22 लाख रुपए था, इंक्लूडिंग अपवर्ड रिवोल्यूशन आपने किया हुआ है 2 लाख का, मतलब 20 लाख की एसेट है,
2 लाख का रिवैल्यूएशन है उसके अंदर, ठीक है। यहां पर पहले प्रोविजन आपको मैं सुना देता हूं, रुक जाओ। लुक, व्हेन द एग्जम्पशन इज विड्रॉन subsequently such persons become liable to income tax and hence were required to compute their income for income tax purpose. In this regard, a question arises as to on what basis which depreciation is to be allowed under the income tax act. अब कैसे कंप्यूट करें? अब तक आपको कंप्यूट नहीं करना था, अब आपको कंप्यूट करने की बारी आ गई है। तो क्या बोलता है देखो, इन सच केस WDV shall be actual cost of an asset plus or minus amount attributable to the revaluation of such asset if any in the books of account. तो कॉस्ट में आपको एडजस्ट करना है क्या, जो आपने रिवैल्यूएशन किया है उसको वापस, मतलब रिवैल्यूएशन किया है अगर अपवर्ड किया है तो डाउन करो, डाउनवर्ड किया तो अप करो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट adjusted by the depreciation on the revaluation amount shall be deemed to be the depreciation actually allowed under the act. मतलब क्या करना है आपको, एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके आना है। सिंपल सा हिसाब है भाई। चलो देखो समझाता हूं क्या है। लुक, आ जाओ एग्जांपल पे। एक्चुअल कॉस्ट आपका 22 लाख है, उसमें 2 लाख रुपए क्या है, आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया हुआ है यहां पर, और डेप्रिसिएशन आपको बुक्स में कितना प्रोवाइड किया आपने, 15%। आपको यहां पर देखो बिल्डिंग, सॉरी यहां पर आपको बोल दिया क्या है, बुक्स में कितना प्रोवाइड किया है उसी को हम लोग मान लेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपको लगता नहीं था ना, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से कंप्यूट नहीं करना था, तो आप अपने हिसाब से अकाउंट में करते थे। तो इनकम टैक्स बोलता है जो आपने अकाउंट में किया वो रखो, लेकिन हाँ एक खाली काम करना, रिवैल्यूएशन वाला हिस्सा हटा देना। सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आप लोग किस में प्रोवाइड करते थे, 15% प्रोवाइड करते थे आप लोग, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट को मैंने एडजस्ट किया, एडजस्टेड, ठीक है, डाउन किया मैंने 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख ये क्या था, रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स फॉर 2 years 6,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। 2 सालों का डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूड अमाउंट, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी हमारी, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में पहले साल का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से आएगा 30,000 बराबर। अब दूसरे साल का आपका आएगा कुछ 30,000, लेट मी कंप्यूट फॉर यू। यस, 2 लाख, उस पर आएगा 15% आपका, दैट कम्स टू 3,30,000 सॉरी, और आएगा 1,70,000 इंटू 0.15, इट कम्स टू 1,70,000 इंटू 0.15, दैट कम्स टू 25,500। 1,70,000 का 15%, और ये आया 2 लाख का 15%, टोटल बना 55,500 रुपए, ठीक है। ये रहा आपका डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट। उसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर एडजस्ट कर दिया है, तो बचा कितना, 555। तो आपको डब्ल्यूडी कितना कंप्यूट करना है यहां पर, 1445। सो क्लियर हुआ ये इतना। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब लास्ट में करते हैं कंपोजिट इनकम की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट इनकम, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, लास्ट में इसका प्रोविजन है। एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो क्या, पार्टली बिजनेस पार्टली एग्रीकल्चर है, टी कॉफी रबर के केस में क्या होगा, राइट। सो ऐसी कोई भी कंपोजिट इनकम होती है तो उस केस में क्या करेंगे कि सर थोड़ा भी हिस्सा है, जैसे हम टी कॉफी में देखेंगे 60-40 का रेशियो है, राइट। तो 60% एग्जेम्प्ट है, 40% बिजनेस है, तो डेप्री कैसे कंप्यूट करना है। तो इनकम बोलता है आपको ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत है नहीं, आप लोग अपना डेप्री कंप्यूट करते जाओ, ठीक है। फिर compute the WDV of the asset before the previous year. The total amount of the depreciation shall be computed as if the entire income is derived from the business, and the depreciation so computed shall be deemed to be the depreciation actually allowed under the act. मतलब क्या करना है, आपको जो WDV बना के रखनी है
जैसे मान लो 50 लाख का असेट है, ठीक है, 50 लाख का, उस पर डेप्री 10% के हिसाब से कितना आएगा, 5 लाख। अब 40% बिजनेस है और 60% एग्जेम्प्ट है, तो मुझे अगले साल डब्ल्यू कैसे लेके जाना है, मुझे अगले साल तो 45 ही लेके जाना है, एज इफ के पूरे का पूरा बिजनेस हो वैसे। अगले साल में क्या करूंगा, 45 लाख पे अपना डेप्री कंप्यूट करूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। लुक, चलो अब यहां पर देख लेते हैं इसमें कैसे कंप्यूट करना है। लुक, अ गुड क्वेश्चन। विराट हैज अ ब्लॉक ऑफ असेट्स कैरिंग द रेट ऑफ 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग रेवेन्यू एज ऑन 1/4/24 वाज 90 lakhs, 90 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। इट इज परचेज द अनदर असेट बीइंग सेकंड हैंड कंप्यूटर है, सेकंड हैंड है, ऑन 15th of October, गांधी बाब के बाद, कितना, 25 लाख रुपए, एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डे, पुट टू यूज ऑन द सेम डे। विराट लिमिटेड अमलगमेटेड विद द विरुस्का लिमिटेड ऑन 1/1/2025, ठीक है। 1 जनवरी को हो गया अमलगमेशन। अब देखो विराट कंपनी जो थी अब वो क्या बन गई, विरुस्का लिमिटेड हो गई। नाउ वी आर सपोज टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। लुक, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउबल फॉर द विराट लिमिटेड एंड विरुस्का लिमिटेड। अब दोनों का डेप्रिसिएशन हमें कंप्यूट करना पड़ेगा इधर, ठीक है। लुक, अज्यूमिंग द असेट ट्रांसफर्ड एट 98 lakhs, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लुक, ओपनिंग वैल्यू कितना है, 90, अक्वायर किया हमने 25 लाख का नया असेट आया, तो टोटल कितना आया, टोटल आया हमारा 1,15,00,000। अब उसमें से नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा हमारा, ओपनिंग बैलेंस जो था उस पर पूरा का पूरा फुल डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस पर हमारा आएगा फुल डेप्रिसिएशन और इस पर आएगा हाफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। 36 लाख और 5 लाख टोटल बना 41 lakhs का डेप्रिसिएशन। अब पहले 31 दिसंबर 2024 तक था विराट, और एक 25 के बाद वो क्या बन गया, विरुस्का। अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको डेप्रिसिएशन को मुझे यहां पर बाइफरगेट करना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट बिटवीन टू कंपनीज। तो अमालगमेशन के केस में आई नीड टू बाइफरगेट। लुक, 1/4/24 से लेकर 31 दिसंबर 24, ये जो 36 लाख का मेरा डेप्री आया है पहला, ये वाला, ये उसको मुझे 275/365 डेज में, और इसको 78/168, 78 डेज कहां से हुए, जो मैंने 15 अक्टूबर को परचेस किया था उसको, ठीक है। तो यहां पर ये आता है टोटल डेप्रीज का इतना, और बाकी बचा कुचा हिस्सा कहां जाएगा, विरुस्का लिमिटेड में, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो टोटल हुआ इन दोनों का, ये टोटल हो गया 36 लाख, और इन दोनों का टोटल हो गया कितना, 5 लाख, और ये दोनों का टोटल हो गया हमारा 41 lakhs। तो इस तरह से आपको अमालगमेशन के केस में क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से क्या होगा, यहां पर सेग्रीगेट किया जाएगा। डन। चलो, वन मोर क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। लुक, रामेश्वरम आफ्टर परचेज पुट टू यूज ऑन 15th of December 2012, गांधी बापू के बाद, सॉरी 15th December 2022, अ मशीन वर्थ ₹3 lakhs, 2022, ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 की बात हो रही है, PY 22-23 की बात हो रही है। मशीन वर्थ ₹3 lakhs which is eligible for the depreciation at that 15% under the Income Tax Act. He sold his machine to Ganesham on 1/1/2024. Now this is a PY 2023-24 PY, उसका असेसमेंट बन गया 24-25। गणेशम ऑन 3,20,000। अब 3 लाख का मशीन, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं वैल्यूज को, 3 लाख का मशीन 3/20 में गया, ठीक है। FME ऑन द डेट वॉज 2,50,000, who after having used the machine for his business purpose again sold it back। अब गणेश हमने वापस उसको बेच दिया है, तो ये वापस हुआ रीएक्विजिशन। sold it back to Rameshwaram on
15th of November 2024 for rupees 3,10,000. Now see, in this case 3,10,000 ये हो गया 15/11/2024, ये बन गया PY 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो 22-23 से शुरू हुआ, 23-24, 24-25, 3,10,000। Compute the amount of allowable depreciation and the chargeable of capital gain, if any, for AY 23-24, 25-26, assuming that the only machine in the block of asset held by both Rameshwaram and Ganesham ignore additional depreciation. Now look, फर्स्ट ऑफ ऑल 23-24 की बात कर लेते हैं। असेट पहले किसके पास थी? रामेश्वरम के पास थी। असेसमेंट ईयर 23-24, हाँ, ये तो पीवाई हुआ 22-23। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कभी भी। ओपनिंग बैलेंस था नील, क्योंकि नया परचेस किया 3 लाख का असेट, बेचा कुछ नहीं है उस साल में, उसने कुछ नहीं बेचा क्योंकि बेचा उसने है यहां पर 23-24 में, राइट? तो उसमें भी कंफ्यूजन मत होना कभी भी। 3 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आया, डेप्रिसिएशन बनेगा 15% के हिसाब से, और उस साल में उसको आधा डेप्री मिलेगा, सो इट इज 7.5%। 22,500 उसका डेप्री आया। क्लोजिंग बैलेंस बना 277,500। अब ये असेट बेचा गया किसको? गणेशम को। अब गणेशम के पास ये असेट आया, कितने में खरीदा है गणेशम ने असेट? गणेशम ने ये असेट यहां पर देखो ऑन पेपर 320 में खरीदा है, सेकंड हैंड असेट आया ये, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है। अभी जिस मशीन की औकात 2.5 लाख की है, तुम उसको 320 में खरीदोगे? आंसर इज नॉट, ये अलाउड नहीं होगा। आपको यहां पर ये कितने में आएगा? 250 का ही काउंट होगा इधर। गणेशम के हाथ में इसकी वैल्यू 2,50,000 काउंट होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर, अब इसने ओपनिंग बैलेंस था 277, अब बेचा कितने में है? 320 में, ठीक है। तो यहां पर आपका ब्लॉक नेगेटिव हो गया, यहां पर हुआ आपका ब्लॉक नेगेटिव हो गया, असेट भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। अब देखो 277 का माल आपने 3,12,000 सॉरी 3,20,000 में बेचा है, मतलब आपको यहां पर फायदा हुआ है। ये बन गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 42,500 का, ठीक है। अब यहां पर गणेशम इज द ओनर नाउ, सो नाउ ही इज गोइंग टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन दिस 2,50,000 पर 15%, ठीक है। ओके 1124 है, ओके सो नॉट अगेन 15%, इट इज अगेन व्हाट 7.5%, ठीक है, 7.5% में आएगा। अब उसके हाथ में बना 231,250, अब ये क्लोजिंग बना ओपनिंग इधर, ठीक है। अब उसने उस मशीन को बेचा है, कितने में बेचा है? 310 में, ठीक है। कितने में बेचा? 310 में। तो उसका तो पिक्चर क्लियर है। देखो बेचने वाले के एंगल से हमेशा पिक्चर क्लियर होगा। बेचते टाइम हम लोग ये नहीं देखेंगे कितने में बेचा है, राइट? वो मतलब उसमें एफएमवी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। इसने 310 में बेचा है, अब 231 का माल है, 310 में बेचा है, 78,000 का फायदा हो गया इसको। अब बात करते हैं रामेश्वरम की। अब रामेश्वरम के केस में ये असेट रीअक्वायर हुई। अब हमने ऐसा पढ़ा था कि रीएक्विजिशन के केस में, रिमेंबर ये रहो, इधर देखो, इधर इधर इधर, रीएक्वायर 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 किधर गया? यस, रीएक्विजिशन के केस में हमें क्या देखना होता था कि डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड रीएक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, विच इज व्हाट लोअर, उसको हम क्या मानेंगे? एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर, इधर देखो, यहां पर इसने अक्वायर किया है 310 में, रीएक्वायर किया है 310 में, लेकिन जब उसने ट्रांसफर किया था, ये रहा डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कितना आया? 277,500, ये रहा, विच इज लोअर, तो विच इज लोअर इज व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट। तो रामेश्वरम के हाथ में ये क्या बन जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट, समझे? अब उसने उस साल में बेचा कुछ नहीं है, तो उस पर उसको डेप्री मिलेगा अगेन, फाइन। तो दिस इज द एंटायर केस। अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है। तो यू मस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन।
यस, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं डीमर्जर वाला। एक्स लिमिटेड ट्रांसफर्ड हिज फर्टिलाइजर बिजनेस टू द न्यू कंपनी वाई लिमिटेड। ठीक है, बाय ऑफ डी मर्जर विथ इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटेड डेट 1 अप्रैल 2024। साल के शुरू में ही ये डी मर्जर हो चुका था। WDV of the entire block of plant and machinery held by X Limited as on 1st of April 2024 is 100 crore. Out of the above, WDV of the block of plant and machinery of the fertilizer division is 70 crore. ये जो fertilizer division ट्रांसफर किया है ना, उसका WDV है 70 करोड़। X Limited has unabsorbed depreciation of 50 lakhs also. अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको फ्यूचर प्रॉफिट के सामने क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एट द रेट एज एट 31st March 2024। Above fact, you are required to explain the provision of income tax act as regard to allowability of the depreciation and how the unabsorbed depreciation shall be dealt with। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं WDV की। अब 30 का बिजनेस था, टोटल 100 का असेट था, 100 में से 70 यहां पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और इसके हाथ में कितना बचा, 30। ये हमने पढ़ा था डीमर्जर वाले केस में कि भाई जितना असेट ट्रांसफर किया जाता है और बाकी बचा कुछ वो सब कुछ डीमर्ज कंपनी के हाथ में रहेगा। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर वाज नील, सेल भी नील है, तो 30 लाख पर डिप्रीशिएशन 4.5 लाख, और यहां पर बात करेंगे हम लोग 4 यस, इस पर फिर डिप्रीशिएशन लगा दो, ये आ जाएगा उसका अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब ये थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग वहां पर भी करेंगे, कहां पर, जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे तब। लुक, ऑन डी मर्जर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर्ड टू द रिजल्टिंग कंपनी इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड द सेट ऑफ इन द हैंड्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। मतलब अगर फर्टिलाइजर डिवीजन का अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हुआ तो वो जो रिजल्टिंग कंपनी अपनी वाई लिमिटेड बनी है उसको तुम वहां पर उसको ट्रांसफर कर सकते हो। वेयर सच अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, देन इट हैज टू बी अपोर्शन बिटवीन द डीमर्ज कंपनी। अगर वो आइडेंटिफिएबल नहीं है कि भाई इसी का है इतना, तो आप लोग उसको अपोर्शन कर सकते हो। ठीक है, the demerged company and the resulting company would be allowed to carry forward and set off their respective portion of the unabsorbed depreciation as calculated above। मतलब इस केस में क्या होगा कि ये जो unabsorbed depreciation इसका बचा हुआ है कितना है, 50 लाख। ठीक है, as 50 lakhs as on this। अब ये 50 लाख का जो डेप्रिसिएशन बचा है, अब हमें यहां पर ये नहीं पता है कि फर्टिलाइजर डिवीजन का कितना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, यहां पर उसने कॉमन बात करी है। ठीक है, कि एक्स लिमिटेड हैज अनएब्सॉर्ब डेप्री ऑफ 50। अब यहां पर ये जो रेशियो बटा है असेट का जो, दैट इज इन अ 30-70 रेशियो। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको 30-70 रेशियो में बांट देंगे, तो 50 का 30% इट बिकम्स 15, और यहां पर ये 35। ये करेगा नया कंपनी सॉरी, ये करेगा नया कंपनी वाई लिमिटेड और ये करेगा एक्स लिमिटेड, अपने अपने अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को बांट लेंगे। ठीक है, चलिए अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर दिए हैं, देखो यहां पर ये ब्लॉक बने हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको देंगे नहीं वो लोग। ठीक है, यहां पर देखो ब्लॉक कौन से बनेंगे, एक तो बिल्डिंग का जनरल ब्लॉक, फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स का, फिर एक मोटर कार का बनेगा, लेकिन हमें यही याद रखना है अब ये सब पुराना हो चुका है, तो मोटर कार का एक ब्लॉक बनेगा, कार की रिलेटेड जितना भी है कार का ब्लॉक 15%, राइट, वो सेम रहेगा। फिर जनरल प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक बनेगा 15% का, और कंप्यूटर्स के इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, यूपीएस, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, बिकॉज प्रिंटर कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर पाएगा, राइट, तो कंप्यूटर के केस में भी उसको 40% ही कंप्यूट किया गया है। ठीक है, बस बाकी बुक्स वगैरह 40%, ये सब चीजें है, मैक्सिमम उसमें 40% का रेट है, और अगर इंटेंजिबल हुआ तो 25%। ठीक, चलिए क्लियर, चलो सो बाकी कहानी बढ़ेंगे हम लोग
आगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।